बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं निम्रा तारिक और मैं हूं हसनैन लियाकत। कैसी हैं आप निम्रा? मैं ठीक हूं, आप कैसे? जी ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले भी बहुत ठीक होंगे। अच्छा, अगर मैं नहीं ठीक हूं तो क्या फ़र्क पड़ता है? उन सबको जुमा मुबारक। हाँ, आपको भी जुमा मुबारक। खैर मुबारक सबको, मेरी तरफ से भी जुमा मुबारक। लेकिन लेट्स से कि आई एम नॉट ओके, फिर आप नहीं ओके तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आप मुझे छुट्टी दे दें, फिर क्या आपको मालूम है कि बारिश होगी आज? हाँ, वैसे आपको मालूम हो सकते हैं वैसे बादल वगैरह देख के? नहीं, नेवर। आप बादल देखे तो हो जाता है कि यार हाँ अभी बारिश होने लगी है। कुछ बादल तो ऐसे होते हैं जो बरसते नहीं है। हाँ, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बारिश से पहले ही चींटियों को कैसे पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। जी हाँ, चींटी मतलब एक बहुत देखने में छोटी सी चीज़ है, लेकिन उनको पहले ही पता चल जाता है कि बारिश होगी। और आपको चींटी के बारे में ऐसे ही कुछ हकायक के बारे में बताएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर के साथ वादी नमल से वो गुजर रहे थे। एक चींटी की बात सुनी जो दूसरी चींटी को ख़तरे से आगाह कर रही थी। चींटियाँ आवाज़ के बजाय मुंह से मवाद मुंतकिल करके पैगाम देती हैं, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की समझ में आया। साइंस ने बताया कि चींटियाँ आवाज़ से बात नहीं करती, बल्कि डाटा मुंतकिल करके बात करती हैं, और वो अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चींटी के मुंह पर चिपका देती हैं। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, दूसरी चींटी जो है वो इससे सारा पैगाम जो है वो डीकोड करके समझ लेती है, और इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियाँ जो है वो चलते चलते रुक कर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे जाती हैं, या वो वहाँ पे कुछ देर का आपको वक्फा नज़र आता है, तो वो उनके आपस में बातचीत चल रही होती है। असल में साइंस भी जो है वो ये बात साबित कर चुकी है कि चींटियाँ एक कॉम्प्लेक्स किस्म का ये सोशल उनका सिस्टम होता है, और बारिश से पहले अपने घरों का इंतज़ाम भी वो कर लेती हैं। चींटियों के अंदर नाज़रीन हाइड्रोफोलिक सेंसर मौजूद होता है, जो हवा में नमी का तनासुब महसूस कर लेती हैं, और फिर वो बारिश के इम्कानात को जज कर लेती है। उनको अंदाज़ा हो जाता है इसी जो नमी का तनासुब है, जो ह्यूमिडिटी से उनको पता चल जाता है कि अब बारिश होने लगा है, तो बारिश होने लगी है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने इसी तरह फरमाया कि कायनात में अक्ल वालों के लिए कई निशानियां हैं जो गौर व फिक्र का तकाजा करती हैं। और आप देखिए ना कि वो कुदरत की बहुत बड़ी एक दूसरे में डाटा मुंतकिल करती हैं। साइंस ने ये डाटा मेरे ख्याल है कि आज से 10-15 साल या 2000 में आके बताया कि डाटा किस तरह मुंतकिल होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये हमें सदियों पहले बता दिया। और हज़रत सुलेमान का दौर तो आज से सदियों पहले था, और उनको उस वक्त पता था कि ये एक दूसरे से किस तरह डाटा मुंतकिल करती हैं, उनको डीकोड करती हैं। अक्सर अंबिया कराम जो है वो समझ लिया करते थे। और लेकिन हज़रत सुलेमान, बिल्कुल हज़रत सुलेमान की अगर देखें मिसाल, तो वो उनको कैसे पता था कि चींटियाँ किस तरह से काम करती हैं या किस तरह से अपने पैगामात पहुंचाती हैं एक दूसरे को। अच्छा, वैसे मुसलमानों की बात हो रही है, तो मुसलमानों की इजादात और जो कॉफ़ी का जो है वो सफ़र जो है, बिल्कुल ऐसे, जो कि आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये कॉफ़ी भी किसने बनाई, ज़रा आप बताइए निम्रा। मैं बताती हूँ। मुसलमान मुअज्जिदीन ने तारीख को बदलने में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसको मैं स्टार्ट यहीं से लेती हूँ। हसनैन, मुसलमानों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। ऑस्ट्रोलैब हो, उससे लेकर सर्जरी से लेकर मुख्तलिफ इजादात, अद्वियात तक, और बहुत सारी इजादात आज भी जो है वो मुसलमानों की हमें मुतासर करती हैं। आपका पसंदीदा मुसलमान मुअज्जिद कौन है? हाँ, कोई कहेगा इब्न बतूता। हाँ, मुख्तलिफ नाम हमारे ज़हन में आते हैं। आपको याद होगा बचपन में हम लोग उनके चैप्टर्स हुआ करते थे बुक्स में, मुसलमानों के बारे में हम जो है वो लेकिन आज जो मगरबी दुनिया का मकबूल मशरूब है कॉफ़ी, सबसे पहले 9वीं सदी में यमन में तैयार की गई। इब्तदाई तौर पर ये सूफियों की गज़ा हुआ करती थी। सूफी जब रात भर इबादत करते थे तो उस दौरान वो जागा करते थे, और वो कॉफ़ी के सहारे जागा करते थे। कुछ अरसे बाद एक ग्रुप तुलबा के ज़रिए ये कायरा पहुंची, जहां से इसने जल्द ही मकबूलियत हासिल कर ली। 13वीं सदी में ये तुर्की तक पहुंच गई, और 16वीं सदी में एक ताजर के ज़रिए इटली में मुतारिफ हुई। बिल्कुल जी, और फिर कॉफ़ी ने दुनिया भर में अपनी खुशबूदार जायके से लोगों के दिल जीते, और आज ये एक आलमी सकाफत का हिस्सा बन चुका है। अच्छा, वैसे आपको पता होगा कि हम लोग अगर किसी से बात भी करते हैं ना, हम अगर किसी को मैसेज करते हैं, हे लेट्स ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी, हम बोलते ही यही हैं। अगर आपकी कोई मीटिंग भी है, ऑफिशियल आपकी मीटिंग है, या अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना है, ऑफिशियल अनऑफिशियल कुछ भी है, तो आप कॉफ़ी का ही तज़किरा करते हैं, और उसका मुअज्जिद जो है वो मुसलमान ही है, मुसलमानों की ईजाद ही है ये। तो मुसलमानों की इजादात की ये तारीख हमेशा हमें याद दिलाती है कि उनका असर आज भी मौजूद है। वो अलग बात है कि आज के मुसलमान बिल्कुल सो चुके हैं, इसलिए गुड मॉर्निंग।
वेलकम टू सबकी सोच। और जिन्होंने जल्दी से कॉफी जाग का जाएं। कप ग्रैब नहीं करना, वो टी का कप ग्रैब करके करें। हमें ज्वाइन कर Please, सकते हैं। green इसके tea भी हो बाद सकती हम है। बात करते हैं एक और तारीखी सफ़र की। हाँ। आज हम आपको बताएंगे कि हॉस्पिटल्स जो आजकल पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा उनका रोल है कम्युनिटी की खिदमत में, ये कहाँ से स्टार्ट हुए। और हॉस्पिटल जो कि बल्कि 9वीं सदी हॉस्पिटल के के बगैर तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जी हाँ बिल्कुल, 9वीं सदी थी जहाँ पे मिस्र में ये पहला हॉस्पिटल वजूद में आया। और इस तिबी मरकज़ को अहमद इब्न तोलून हॉस्पिटल कहा जाता था, जो 872 में कायरो में कायम हुआ, जो कि कायरा भी कहा जाता है। और इब्न तोलून हॉस्पिटल में हर ज़रूरतमंद के लिए मुफ्त तिबी सहूलियात फराम की, जो इस्लामी रवायात पर मबनी थी, और बीमारों का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी। और कायरा से ये हॉस्पिटल फिर दुनिया भर में मुस्लिम माशरों में फैल गए और आज हम इनकी खिदमात का असर जो देखते हैं, उसका फल हम देखते हैं। मैंने जो जिक्र भी किया कि हॉस्पिटल्स के बगैर हम तो जी ही नहीं सकते। अभी जैसे ये गज़ा की सूरत हाल जैसे शुरू हुई थी तो उन्होंने हॉस्पिटल्स को सबसे पहले टारगेट करना शुरू किया था। तो हम लोग ये पर्सनली डिस्कस भी करते थे कि चलें बाकी सारी चीज़ें समझ आते हैं लेकिन हॉस्पिटल्स को एटलीस्ट टारगेट नहीं करना चाहिए। तो हॉस्पिटल्स तो हमारे माशरे का एक बहुत बुनियादी यूनिट है, उसके बगैर बिल्कुल कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकती सोसाइटी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके बाद है। हमने पहले कॉफ़ी की बात कर ली, फिर हॉस्पिटल्स की बात कर ली। अब थोड़ा सा पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तानी तलबा वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी शानदार कामयाबी के हवाले से हम आपको बताते हैं, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी मॉडल अक़वाम मुत्तहिदा में 9 पाकिस्तानी तलबा ने मुख्तलिफ कम्युनिटी में मुमताज़ अवार्ड हासिल किए, जो 8 से 11 जुलाई 2024 तक मुनक्किद हुआ। और ये तकरीब निमरा 1453 से जारी है, जो कि 143 ममालिक से 10,000 तलबा की शिरकत के साथ यूरोप के सबसे बड़े स्पीकिंग कंपटीशन के मुकाबलों में से एक है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी नौजवान हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी के तलबा के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 57 डिपार्टमेंट से इसमें सख्त मुबाहिसे हुए, डिबेट्स हुई और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने अपनी स्किल्स दिखाई वहाँ पर। और पाकिस्तान के काउंसिल जनरल जो हैं जनाब नोमान असलम, उन्होंने पाकिस्तानी टीम और फिर उनके ट्रेनर काउंसलेट में इस्तकबाल किया और फिर कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी, जो जस्टिफाइड जो कि बनती भी फाइनली है। सम गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। गुड न्यूज़, बिल्कुल ऐसे अच्छी बात है। वैसे अब हिस्ट्री की बात हुई थी एक नई, लेकिन आप साइकिल चलाती हैं? साइकिल बचपन में आई डिड। फिर तो आपका बहुत ज़्यादा मसाइल हैं आपके लिए। मेरे वैसे ही बहुत मसाइल है। जो साइकिल नहीं चलाते उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, क्योंकि साइकिल चलाने के लिए एक नई तहकीक से मालूम हुआ कि साइकिलिंग जल्द मौत के खतरे को 47% तक कम कर सकती है। ज़्यादा हद तक 47% तक कम कर देती है। आप कल से साइकिल पे आए। आप मैं तो आ जाऊंगा ना। अच्छा ठीक है, फिर दोनों आते हैं। मैं बाइक पे आता हूँ, उसको साइकिल बना लूंगा। इक्वालिटी होनी चाहिए। मैं बाइक पे आ जाऊंगा, उसको साइकिल बना लूंगा। नहीं, ये गलत बात है। उसमें चले जी, मैं भी साइकिल पे आना चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए। इफ यू आर रिकमेंडिंग मी टू डू दिस, सो यू शुड डू दैट टू। ठीक हो गया। गाड़ियाँ खड़ी करनी, गाड़ियाँ वैसे भी खड़ी करनी चाहिए। पेट्रोल इतना महंगा है और आपकी सेहत के लिए भी नहीं अच्छा। तो साइकिल पे आए सारे। बताती चलूँ आपको कि साइकिल सवारों में कबल अज़ वक्त मौत का जो खतरा होता है वो दीगर अफराद की निस्बत 47% तक कम हो जाता है। हसनैन ने ही बताया, मैंने वापस बता दिया। साइकिल सवारों में किसी भी वजह से हॉस्पिटल में दाखिल होने का जो खतरा होता है उन लोगों के मुकाबले में 10% कम हो जाता है, जो अपने रोज़मर्रा सफ़र के लिए बस, गाड़ी या ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। आपने जब कहा था कि मैं गाड़ी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मतलब फिर भी आपका रिस्क 10% ज़्यादा है। तो इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि साइकिल चलाना कैंसर से भी मरने के इम्कानात को 51% कम कर देता है। बिल्कुल, दिल की बीमारी के खतरे को 24% और दिमागी सेहत मुतासिर होने के खतरे को 20% कम करता है। इस तहकीक के लिए बरतानिया के 82,000 से ज़्यादा बाशिंदों की सरगर्मियाँ 18 साल तक मॉनिटर की गई। इतनी तवील मुद्दती अगर रिसर्च है, कोई तहकीक है, तो फिर उस पर तो भाई बिलीव करना बनता है। और जो ये रिसर्च इन्होंने की है, जो तहकीक है, इसमें जो एज ग्रुप है वो 16 से लेके 74 ईयर्स तक के दरमियान के लोग थे, वॉलंटियर्स थे, जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा। सो खैर, कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि हम सब साइकिल पे आ जाएं। गाड़ियों को छोड़िए, पेट्रोल वैसे भी महंगा हो चुका है और पेट्रोल की खपत में कमी आएगी। रिसर्च कितनी आपके लिए ना आंखें खोल देने वाली रिसर्च है। हमारे यहाँ तो साइकिल का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग तो इसको पता नहीं, बहुत ही हकीर समझते हैं, क्योंकि हमें बताया ही नहीं। आज से कुछ 10-15 साल पहले होता था। लोग बाइक्स की जगह साइकिल रखते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में आपको सड़क में कई बहुत एक नजर आती है। वाकई बात ठीक कह रहे हैं आप। 10 साल पहले तक फिर भी कहीं इक्का दुक्का नजर आ जाती थी। मैंने खुद साइकिल रखी रही। रखा करते थे लोग। अब तो खैर
अब यूरोप की अगर बात करें हसनैन, वहाँ पे तो साइकिलिंग वहाँ पे बहुत तो ज़्यादा है। साइकिलिंग का बड़ा रुझान है। देखें अभी हम लोग ये इवन जो क्लिप्स भी चला रहे हैं हमारे पास, अनफॉर्चुनेटली गाइस पाकिस्तान के क्लिप्स नहीं है, इसलिए हमें बाहर के लोगों के क्लिप्स उठा के चलाने पड़े। तो आप लोग अंदाजा लगा लें कि वेयर डू वी स्टैंड, हम लोग कितना इस पे पीछे हम लोग लैग बिहाइंड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मसला हमारी अपनी सेहत का बन रहा है। तो अब जो रिसर्च है आप देखिए 70% कैंसर का हो गया, अगर 50% दिल की बीमारी का है, या 20% जो भी चलिए जी, परसेंटेज है। साइकिलिंग आप यूज़ करें, लेकिन मुझे ये बताएं आपको आयरन मैन पसंद है? आयरन मैन, यस। पक्की बात तू है। मेरा स्पाइडरमैन। मुझे अच्छा स्पाइडरमैन। जी, आज जो टेस्ला के मालिक हैं और एक्स के मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले के बाद आयरन सूट बनाने का ऐलान कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले के बाद एलन मस्क ने ये ऐलान किया कि वो आयरन मैन स्टाइल का दहाती आर्मर सूट तैयार करने की ख्वाहिशमंद हैं। वेरी गुड। इलॉन मस्क जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शायद अब वक्त आ चुका है कि फ्लाइंग मेटल सूट को आर्मर सूट बनाया जाए। स्पेस एक्स के बानी इलॉन मस्क ने कहा कि गुज़िश्ता 8 माह के दौरान उन पर भी 2 हमले हो चुके हैं। हमलावरों को टेस्ला के ऑफिस से 20 मिनट की दूरी पर गिरफ्तार भी किया गया। टेस्ला के बानी का ये तबसरा और डोनाल्ड ट्रंप के 2024 की सदारत के लिए हिमायत की पेशकश पहली बार उस वक्त सामने आई थी जब ट्रंप पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई। और बल्कि ये हिमायत इतनी हद तक है कि जहाँ पे वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं उनके लिए ये चीज़ डिज़ाइन करने जा रहा हूँ जस्ट टू प्रोटेक्ट हिम। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी हद तक उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ट्रंप की सपोर्ट फिर आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि एक्स पे कितनी ज़्यादा होगी, सोशल मीडिया के थ्रू उनका कितना वोट बैंक बढ़ेगा। बड़े पावरफुल हैं क्योंकि एक्स जब से लाइंस उन्होंने भी देखा खरीदा करें है ना तो आप लोग के क्या एक्स चल रहा ने है। एक्स पे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र आई। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली और अभी और ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन लेके आगे। सो ये जो चीज़ कह रहे हैं कि आयरन मैन ये बनाएंगे, दैट्स वेरी अनोइंग। वैसे आप ट्विटर खोलते नहीं हैं कि आपको पहले वो पैसे मांग रहा होता है, कोई चीज़ वहाँ पे आप ना ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट कर सकते हैं आप, मतलब वो एकदम से आपको एडिट करनी है तो एकदम से कहेगा कि आपको प्रीमियम खरीदना है, व्हिच मींस दैट यू हैव टू पे। तो वो थोड़ा अनोइंग तो हो गया। लेकिन शुरू दिन में यही था कि जो उसका कंटेंट था वो जितना शॉर्ट था उसी के वो पैसे, मतलब उसी में वो आपको अवेलेबिलिटी थी। इन्होंने कंटेंट ज़्यादा किया तो उसके पैसे बढ़ाए फिर। अच्छा, वैसे हंसते हैं आपको सेल्फीज वगैरह खींचने का बड़ा शौक है? सिर्फ नहीं, आपको मुझे नहीं बल्कि शौक, नाजरीन को भी बहुत सारा शौक मुझे होता है। बिल्कुल शौक नहीं है। निमरा, आपको बहुत शौक सबको है, आजकल की जनरेशन ही हमारी ऐसी। अगर कोई ये कहता है कि नहीं मुझे शौक नहीं है, या मैंने आप इंस्टाग्राम चेक कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लीजिए और निमरा का चेक कर लीजिए। मेरा प्लीज चेक करें, मेरी तो लास्ट जो पोस्ट होगी आई थिंक 1 महीना पहले होगी और निमरा की कल भी होगी। अच्छा, वो आप तो पर्सनल ही हो गए, मैं तो ऐसे खबर शेयर करते हैं। खबर बहरहाल थोड़ी अफसोसनाक है। महाराष्ट्र के जो एक इलाका है इंडिया में, उसके करीब वाटरफॉल है कोई, वहाँ पर जो खातून है 26 साला, वो बेचारी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, उनकी मौत वहाँ पे वाकई हुई। और वाकई वो मौत उनकी सेल्फी वगैरह लेते हुई। जो रिपोर्ट्स आई अभी तक, मुंबई की रिहायशी हैं ये, और ये तस्वीर बनाने के दौरान 300 फीट जो है वो इसकी डेप्थ है, इसमें ये गोंगा इसमें इसको कह रहे हैं। तो ये इसमें गिर चुकी हैं और उनका नाम आनवी है। उन्होंने 16 जुलाई को 7 दोस्तों के साथ वाटरफॉल की तरफ सफ़र शुरू किया था और इस सैर के दौरान इनका ये अफसोसनाक वाक़या पेश आई जब आनवी को वीडियो बनाते हुए गहरे सुराख में वो गिर गई एंड देन वो बेचारी फोत भी हो चुकी हैं। मकामी इदारे ने फौरी तौर पर इसको रिपोर्ट किया, हादसे का जवाब दिया गया, रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे फ़ौरन पहुंची, काम किया गया, ऑपरेशन हुए। लेकिन 6 घंटे बिल्कुल रेस्क्यू घंटे जो 6 घंटे के रेस्क्यू नहीं 6 घंटे तक वो जारी रहा ऑपरेशन। तो वो 6 घंटे तक वो जो ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया, वो क्योंकि जामबर नहीं हुई। जी हाँ, ऐसी है। और ये हमारे लिए भी सबक है, आपके लिए भी सबक है कि जिस तरह जानवी आज हमारे दरमियान मौजूद बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। मैंने उनका चेक किया कल इंस्टाग्राम, शी हैज मोर देन 300,000 फॉलोअर्स। बहुत अच्छे फॉलोअर्स भी उनके थे, अच्छी वीडियोस भी बनाती थी। लेकिन हम इस तरह की वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं कि बहुत सारे लोग अब जान गंवा चुके हैं। आपने देखा होगा 1-2 वीडियोस वो ट्रेन के साथ हिट करते हुए आपने भी लोग देखे होंगे पाकिस्तान में, टिकटॉक कैसे बहुत सारे। जानवी का वाकया भी है, तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि आप वीडियोस जरूर बनाइए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप ऐसी जगहों पे जाके वीडियो बनाए निमरा के जहाँ पे आपकी जान भी जा सकती हो। हाँ, मतलब आपकी सेल्फी आपकी जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं है ना। वो वाटरफॉल की अगर सिर्फ मिसाल आप देख लें कि वो सामने नज़र आता है, भाई आपको इतना कोई बुरा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह के ये सिर्फ एक केस नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो हम सबको जब भी अपने, बेशक आप इन्फ्लुएंसर हैं या आप अपना पर्सनल अकाउंट रन करें, थोड़ा ख्याल भी साथ किया करें। यहाँ पे हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम रुख करने लगे हैं कराची का। शहर कायद में क़यामत खेज़ गर्मी इस वक्त जो है वहाँ पे है और उसकी गर्मी की वजह से 2 रोज़ के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 20 से ज़ायद अफराद जो हैं क्लेम ये किया जा रहा है लाशें बरामद हुई हैं जो कि ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट्स की हैं, नशे के आदी अफराद की लाशें। कराची के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले अगर आप तीरा वैली की बता दें, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तीरा वैली सैलाब आए हैं और वहाँ पे जो हालात हैं वो संगीन से संगीन तरह, क्योंकि एक तो दूर है निमरा वो, और इस दूरी की वजह से वहाँ पे उस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी चीज़ें आपकी ऊपर नीचे हो जाती हैं दूर दराज के इलाकों में। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक आफरीदी तीरा वैली से। फ़ारूक, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बताइएगा कि तीरा वैली में ये जो सैलाबी सूरत हाल है, इसके हवाले से हमें अपडेट दीजिएगा और इसको किस तरह से ओवरकम किया जा रहा है। जी, जिला खैबर दुराफ्ता इलाका वादी तीरा मैदान में कई दिनों से मुसलसल तेज बारिश होने की वजह से सैलाबी रैली भी आते हैं और वहाँ पे कारोबारी मराके जो बरकम्बर खेल मरकजी बाग और मलकदीन खेल मरकजी बाग, पीर मेला और इनके अलावा आफरीदी अकवाम के कौम शलोबर, कौम मलकदीन खेल, कौम बरकम्बर खेल, कौम कमर खेल और कौम अदम खेल और कौम जखा खेल में तेज बारिश होने की वजह से ज्यादातर इलाकों को काफी नुकसान पहुंचता है। यहाँ पे बरकम्बर खेल लुज़का दारा में सैलाबी रेले से एक गाड़ी भी उस सैलाबी रेले में बह गए। आफरीदी अकवाम के मशरान ने कहा कि वादी तीरा मैदान के जो लोग हैं वो हर वक्त हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, लेकिन अगर सर्दी में बर्फबारी की वजह से पैदल रास्ते और सड़कें बंद हो जाते हैं, जब यहाँ गर्मी में जून जुलाई के महीनों में जो तेज बारिश होते हैं उसकी वजह से भी मकामी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना होता है। आफरीदी अकवाम के मशरान ने कहा कि इस इलाके का दौरा साबिक वजीर आजमों ने, साबिक वजीर आला और साबिक गवर्नरों ने भी कर चुका है, लेकिन इस दौरों के बावजूद भी इस इलाके का जो मुश्किलात है वो दूर नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा कि बाड़ा से ताल्लुक रखने वाले साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, साबिक सूबाई वजीर एक्साइज मंजूर आफरीदी, साबिक वफाकी वजीर माहौलियात हामिदुल्लाह जान आफरीदी के अलावा आज भी जो MNA है हाजी इकबाल आफरीदी, MPA अब्दुल गनी आफरीदी, MPA सुहेल आफरीदी, इनका ताल्लुक भी बाड़ा से है और यहाँ पे ज्यादातर बाड़ा से ताल्लुक रखने वाले इलाके के लोगों ने कहा कि MNA और MPA के अलावा सूबाई हुकूमत और जिले इंतजामिया ने आज तक इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि जो सैलाबी रेले में जो गाड़ी बह चुका है रेस्क्यू वाले नहीं थे और मकामी लोगों ने इस गाड़ियों को रेस्क्यू किया और उसमें जो 4 बंदे गाड़ी में सवार थे मकामी लोगों ने उस गाड़ी से निकालकर साइड पे खड़ा कर दिए। इलाके के आवाम ने ये भी कहा कि सूबाई हुकूमत, जिले इंतजामिया, फ्रंटियर कोर और पाक आर्मी से हम ये मुतालबा करते हैं कि तीरा मैदान के जो लोग हैं उसको कोई मुश्किलात जो है वहाँ कोई सहूलत नहीं है, न हॉस्पिटल है, न रोड है, न रेस्क्यू है और वहाँ के लोग जो है ना बहुत अपनी जिंदगी बहुत सख्त गुजार रहे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम नाज़रीन आगे बढ़ते जिक्र करेंगे सरदार सरफराज चीफ मेट, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कराची की क्या सूरत हाल है। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, जो कराची से खबरें आ रही हैं मौसम से मुतालिक, ये तो बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक है। एक तो ये कि मानसून का मौसम है, उसूली तौर पर तो बारिशें होनी चाहिए जो कि बिल्कुल भी नहीं हुई, राइट? जी ऐसे ही है। एक्चुअली कराची के आपको पता है कि डिसएडवांटेज ये होता है कि कोई भी साहिली शहर हो उसके करीब करीब अगर लो प्रेशर बन जाए समंदर के अंदर तो वो सी ब्रीज कट ऑफ हो जाती है। पिछले 3-4 दिन से यही रहा है कि कराची में सी ब्रीज कल कदरे बहाल हुई भी, उससे पहले जो 3 दिन गुजरे 16, 17 और 18 या 15 से लेकर 17 तक एटलीस्ट और 18 के भी हाफ डे तक तो सी ब्रीज बिल्कुल मुअत्तल थी और उसके बजाय मतलब विंड बिल्कुल काम ही थी, चली नहीं रही थी और उसके साथ साथ नमी का तनासब बहुत ज़्यादा रहा। तो यूँ एक तरह से हीट वेव लाइक सिचुएशन थी। टेम्परेचर 40 से ऊपर 2 दिन रहा, कल भी 38.2 गया। तो इस तरह से 3-4 दिन बड़े गर्म गुजरे हैं और बहुत सफोकेशन की सी सूरत हाल थी। कल शाम से उसमें कुछ बेहतरी शुरू हुई है कि जब सी ब्रीज थोड़ी सी कदरे बहाल हुई है। अभी भी लो प्रेशर एरिया की जो बाकियात है या रेवेनेंट है वो वीक तो हुआ है लेकिन स्टिल मौजूद है कराची के जनूब मशरक में, इंडियन गुजरात के आसपास। तो स्टिल जो है ना पूरी तरह से सी ब्रीज बहाल नहीं है, तो जाहिर है कि अभी 1-2 दिन मज़ीद गर्मी रहेगी।
लेकिन क्या सरदार साहब, क्या सिचुएशन आगे हमें देखने को मिलेगी मूनसून में? क्योंकि मूनसून में हमने अक्सर देखा है कि बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, हबस तो ज़रूर होती है, लेकिन बारिश से जो बाहर का मौसम है वो खुशगवार हो जाता है। पूरे मुल्क की क्या सूरत हाल है कि मूनसून का स्पेल कब से प्रॉपरली शुरू होगा? देखिए, वैसे तो मानसून चल ही रहा है। आज भी पंजाब के बेशतर इलाकों से, यानी गुज़श्ता रात तो कल शाम से और आज सुबह जो रिपोर्ट हुई है बारिश, तो अच्छी बारिश रिपोर्ट हुई है बेशतर जगहों से जी। और जो अभी जो केपी का जिक्र कर रहे थे, तो पाराचनार साइड में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है और वहीं पहाड़ों का पानी शायद नीचे आया होगा। तो इस तरह से चल रहा है मतलब मानसून का स्पेल, लेकिन उतना कोई बहुत शिद्दत का या बहुत हैवी स्पेल कुछ इक्का दुक्का जगहों में तो है, लेकिन उस तरह का बहुत शिद्दत या हैवी नहीं है। जनरली मॉडरेट रेन है और किसी किसी जगह पर आइसोलेटेड जगहों पर हैवी फॉल्स हो सकते हैं। बलूचिस्तान में जैसे सिद्दी विब्बी की तरफ हुआ और सिंध में भी राहत अच्छी बारिश हुई, हैदराबाद में और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में और मीरपुर खास वगैरह में। तो इस तरह से चल तो रहा है मानसून का स्पेल, लेकिन जो बहुत उस तरह का तूफ़ानी बारिशें होती थी वो एक तरह से आजकल इस स्पेल के दौरान नहीं है। आगे देखिए, आगे 3-4 दिन बाद उस तरह का स्पेल दोबारा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सरदार साहब, ये जो अमवात की कुछ खबरें सामने आ रही हैं, गर्मी की वजह से ही हैं? सॉरी, जो अमवात की खबरें आ रही है ना कराची से, ये भी गर्मी की वजह से? देखिए, इसमें तो खैर हॉस्पिटल के ज़राए बेहतर बता सकते हैं या डॉक्टर लोग बेहतर बता सकते हैं कि अमवात की वजह, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो 9-10 मुहर्रम के 2 दिन थे ना, उसमें बहुत शदीद गर्मी थी और उसमें हवा बिल्कुल बंद थी और बहुत ज़्यादा हब्स किसी कैफियत थी। तो ज़ाहिर है उसमें हीट इंडेक्स जो फील लाइक टेम्परेचर होता है या हीट इंडेक्स, वो बहुत बढ़ गया था। वो 50-55 डिग्री के आसपास था 10 मुहर्रम को बिलखसूस। तो उससे ज़ाहिर बात है कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ आपकी अगर ज़्यादा देर तक हों ओपन सनलाइट में और 2-2, 4-4 घंटे आप मुसलसल अगर उसमें डिहाइड्रेशन का खतरा होता है और हीट एग्जॉस्शन का भी, और ज़ाहिर है क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। सही। अच्छा, तो ये तो इस्लामाबाद सर्टिफाई तो डॉक्टर लोग कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जी। आपके पास रिपोर्ट्स का सिर्फ पूछ रही थी। इस्लामाबाद वगैरह की क्या सूरत हाल होनी है? इस्लामाबाद में भी कोई इतनी बहुत हैवी स्पेल नहीं है। ये जो बारिश का स्पेल अभी चल रहा है ना, इसमें वही ऑन एंड ऑफ, यानी शाम में रात में इस तरह से कोई मॉडरेट सा स्पेल हो जाता है। इस तरह की बारिश हो रही है पिछले 2-3 दिन से। तो कहीं पर भी यानी उस तरह का बहुत हैवी स्पेल जो फ्लड जनरेट कर दे उस टाइप का स्पेल ये नहीं है। इसमें जैसे मैंने कहा कि इक्का दुक्का जगहों पर तो कोई हैवी स्पेल हो सकता है, हैवी रेन हो सकती है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि वो फ्लैश फ्लड या अर्बन फ्लडिंग किसी सूरत हाल इन दिनों नहीं है फिलहाल। अच्छा सरदार साहब, जिस तरह हमने अभी आपको ज्वाइन करने से पहले तीरा में अपने नुमाइंदे से बात की, तीरा के हालात भी फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए, तो क्या जो ये वेदर डिपार्टमेंट है आपका जिस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई NDMA वालों को पहले अलर्ट जारी करता है? क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन उस तरह नहीं होते, ज़िले इंतज़ामिया अपना काम नहीं करती, सूबे अपना काम नहीं करते, इसकी क्या वजह है? ये मतलब उनको अलर्ट मिलता है? जी, अलर्ट तो मिल जाता है। जैसे देखिए, जैसे ही प्रेस रिलीज़ या फोरकास्ट एडवाइजरी कोई भी चीज़ इशू होती है तो फर्स्ट रेसिपिएंट उसके NDMA और PDMA ही होते हैं, सूबाई लेवल पे PDMA और नेशनल लेवल पे NDMA। तो आपने खुद जैसे जिक्र किया कि दूर दराज इलाके हैं, तो असल में DDMA जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है ना, वो शायद वहाँ पर कुछ राब्ते का फुकदान हो जाता है। कुछ जो दूर दराज के पहाड़ी या मुश्किल इलाके होते हैं वहाँ शायद पहुँचने में कुछ उनको मसला होता हो। मतलब अलर्ट शेयर तो एकदम ही हो जाता है, उसमें तो कोई ऐसी गैप नहीं है। तो सरदार साहब, आप ये बताने आए कि कोई खुशखबरी नहीं है हमारे लिए। बड़े अफसोस हो रहा है मुझे। अब समझ ही नहीं आ रही कि मैं आपसे अगला सवाल क्या पूछूं। नहीं, इसमें देखिए ये होता है ना कि मानसून का एक मतलब मुख्तलिफ फेजेज़ होते हैं। वो बहुत एक्टिव फेज़ था पिछले दिनों, जैसे लाहौर में और गिरदोनवा में बहुत अर्बन फ्लडिंग किसी सूरत आपने देखी और बेशतर मुल्क तक तो सरप्लस बारिशें जा रही थी, मानसून की एवरेज से ऊपर जा रही थी। लेकिन पिछले 2-3 दिन से स्पेल हल्का हुआ है, यानी वो स्कैटर्ड सी बारिश हुई है, सब जगहों पर नहीं हुई और सब जगहों पर हैवी स्पेल नहीं हुआ। तो जाहिर है ये इस तरह का एक फेज़ इसमें आता है कि एक्टिव फेज़ फिर दोबारा ज़रा पैसिव फेज़ से गुजरता है 2-4 दिन, 1 आध हफ्ता, और उसके बाद फिर एक्टिव फेज़ आता है। तो अभी तो 18-19 दिन गुजरे मानसून के, भी तो ऑलमोस्ट 2 महीने बाकी हैं। तो
आगे आगे देखे को होता है क्या। सरदार साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सरदार साहब हमारे साथ मौजूद मैट, और सरदार सरफराज साहब ने बताया कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अभी तक जो स्पेल्स हैं वो स्कैटर्ड किस्म के स्पेल्स हैं। उस तरह के स्पेल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि 3-3, 4-4, 5-5 दिन के लिए मानसून की बारिशें हों, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है। निम्रा, मैंने तो बड़ी उम्मीद से पूछा था कि इस्लामाबाद की क्या सूरत निम्रा ब्रेक भी नहीं लेना चाह रही इनको, अभी मैं तो बहुत उसी में गुम उम्मीद है से कि पूछा बारिश था क्यों कि नहीं हो शायद रही। इस्लामाबाद में बारिश की कोई खबर ही सुना दें सरदार साहब, लेकिन एग्जैक्टली नो लग मरी चली जाइए, वहाँ पे बारिश हो रही है। मरी नहीं, लेकिन इस्लामाबाद होते हैं हम भाई, हमारा स्टूडियो इस्लामाबाद में है। एक ब्रेक यहाँ पर शामिल वक्त हो चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। कराची में अब बात करते हैं हम। पहले हमने बारिशों की बात की, अब कराची में पड़ने वाली शदीद गर्मी में शहरी पानी की बूंद को भी तरस चुके हैं। हाइडेंट से निजी फैक्ट्रियों को पानी की फ़रोख्त का इंकशाफ हुआ है। शहर को 1200 MGD से भी ज़्यादा पानी दरकार है। कराची वालों को सिर्फ 600 से 620 MGD पानी दिया जा रहा है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। बल्दिया टाउन 8 नंबर हाइड्रेंट से निजी फैक्ट्रीज को पानी की फरोख्त के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज भी किया। आए रोज़ ये वीडियोस हम लोग देखते हैं। बल्दिया टाउन के जो रिहायशी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने हाइड्रेंट का घेराव भी किया, बल्कि उसके बाद सूरत हाल जो देखने में आई वो काफ़ी तशवीशनाक थी, अफसोसनाक थी। पुलिस और रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया। इतनी मतलब सूरत हाल आप अंदाज़ा लगाएं कि ख़राब हो गई। फिर ये जो लोग हैं जो एहतजाज कर रहे थे, उनका ये कहना है कि बल्दिया टाउन के जो रिहायशी हैं वो एक टैंकर के हुसूल के लिए 48 आवर्स या इससे भी ज़्यादा का टाइम बेचारे वो वहाँ पे इंतज़ार करते रहते हैं। अकबर नामी एक शख्स है, उन्होंने हाइड्रेंट का पानी टैंकर्स के जरिए निजी फैक्ट्रीज को वो जो है वो बेचता है। बल्दिया के मकीनों ने यह भी बताया कि इलाके का पानी हाइड्रेंट माफिया चोरी करके इलाके से बाहर फरोख्त करती है, और ये जो अकबर नामी जराइम पेशा शख्स है, इसको हाइड्रेंट की इंतजामिया से हटाया जाए। अब ये अकबर नामी शख्स कौन है, ये तो फिर हमारे इदारों की जिम्मेदारी है कि देखें कि ये क्या, बल्कि वो इदारे का ही हिस्सा है। अगर सबसे बड़ा शहर है जहाँ पे बिजली के मसाइल अपनी जगह पे, पानी के मसाइल, अब जिस तरह मैंने पहले बताया कि 1200 मिलियन गैलन पर डे चाहिए कराची को, सिर्फ 600 मिलता है, और वो भी तरस के, मतलब कि हाँ, वो 48-50 आवर्स एक बंदा खड़ा कभी नहीं मिलता, कभी 12 घंटे में मिलता है, कभी 24 घंटे में मिलता है। इसी हवाले से अब्दुल कदीर राना हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है कराची से, जिन्होंने लोगों से कुछ बात की है। आइए आपको लिए चलते हैं अब्दुल कदीर राना की जानिब। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, उसका इलाका है बंगोरिया गोट, उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है पानी का शदीद बहरान है। जो इस बंगोरिया गोट के मकीन हैं इंतहाई ज़्यादा परेशान है, और क्योंकि उनकी जो कराची वाटर कॉरपोरेशन की जो लाइनें हैं वो बिछी हुई ज़रूर हैं। यहाँ पर जो हमारी बात हुई है मकीनों से, लेकिन उनमें पानी आए हुए अरसा गुजर गया है। अच्छा बताएं, ये पानी की सूरत हाल मुझे बताएं। यहाँ पर आता है पानी, लाइनों में नहीं आता? यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। दो मुहर्रम में पानी बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा, लाइनें तो हैं ना, वाटर लाइनें हैं, लेकिन लाइनों में पानी नहीं आ रहा इसमें। आखिरी मरतबा कब पानी आया था यहाँ यहाँ पे? 3-4 दफा गटर का पानी आया था बस। कब आया था आखिरी? फर्स्ट मुहर्रम को आया था बस, ईद पे आया था, उसके अलावा फिर पानी नहीं आया। ईद के अलावा रमज़ानों में आया था, रमज़ानों के बाद नहीं आया। अच्छा, अभी जो है ना पानी नहीं है, और हम काम करके आते तो अपना मजदूरी करके आते, फिर कैन लेके जाने पड़ते पानी। घर पे आते तो घर वाले बोलते पानी नहीं, फिर पानी भरने के लिए। इसी वजह से कराची का ये बंगोरिया गोट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी जो है नहीं आता, और लोग जो है पानी की बूंद बूंद को जो है वो तरस रहे हैं इस वक्त। और आए दिन इस पानी के बहरान में जो है इजाफा ही होता चला जा रहा है। और अब लोग उन्होंने जो है बिजली का मुतालबा छोड़ दिया है। इन लोगों ने दूसरी सहूलियात हैं बुनियादी वो छोड़ दी हैं, लेकिन उनका अब इस इलाके के मकीनों का जो बंगोरिया गोट है, उनका ये कहना है कि हमें सिर्फ पानी दे दे, हमें बिजली भी नहीं चाहिए, हमें सफाई भी नहीं चाहिए, पानी जो है, क्योंकि पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है अब्दुल कदीर राना की ये रिपोर्ट, बल्कि जो हमें अपडेट कर रहे थे ये आपने सुना। अच्छा, इसने लास्ट सेगमेंट में हम बात कर रहे थे, एक तो देखें कराची इतना गर्म शहर है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वहाँ पे अमवात हो रही हैं सिर्फ गर्मी की वजह से। फिर उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी ये कि वहाँ पे बिजली नहीं दस्तयाब है लोगों के पास। एक तो एसी वगैरह हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, वो पंखा वगैरह कोई बेचारा अगर कोई चलाना चाहे वो भी नहीं उसको मिल सकता। फिर उसके बाद पानी तक भी नहीं है।
बहुत, ये तो बुरे हालात हैं हमारे यहाँ कराची तो के, रोना सिर्फ ये होता गर्मी है ना की कि वजह से। बिजली के अल्लाह बिल करे ज़्यादा जल्दी से महंगे आ सर्दियां गए, आएं। पानी नहीं मिलता टाइम पे, या कभी कभार नहीं मिलता, वहाँ पे रोना ये होता है कि बिजली आती नहीं है, बिल फिर भी आ जाते हैं। बिल भी आ जाते पानी हैं, आता बेचारे नहीं बड़े है, बुरे पानी का बिल हालात फिर हैं भी यार आ इतना। जाता है। लेकिन ये देखे ना, ये जो अकबर नामी शख्स का आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में, ये शख्स कौन है कि हमारे पास पूरा भी तो खबरें बल्दिया ही आती हैं, हम टाउन तो रो सिर्फ रहा खबर पढ़ रहे थे है, ना। लेकिन अकबर नामी शख्स का किसी को पता नहीं। और शायद ये जो लोग किसी एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने एहतजाज ही इस अकबर नामी शख्स पे किया है कि ये जो है करप्शन में मुलव्वस है, पानी के, ये जो टैंकर माफिया है पूरा, और ये पानी वगैरह बेचते हैं या जो भी मामलात हैं। तो ये तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे सवालात जहन में आ रहे हैं कि ये कौन है अकबर नामी, क्या ये उसी इदारे का हिस्सा है या कोई बाहर की शख्सियत है जो वहाँ के रिहायशी है, उनमें से कोई है, कहाँ पे ये इसकी करप्शन की क्या दास्तानें हैं, कहाँ पे बेचता है ये पानी, या चोरी होता है वो पानी जाता कहाँ पे है, कौन करता है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है। सो ये बहुत सारे सवाल आते हैं जहन में, और बेचारे, और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो वहाँ के बेचारे रिहायशी हैं उनका कसूर क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। और कराची में इस तरह के हालात हमें काफ़ी दफ़ा देखने को मिलते हैं। आदिल अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, MQM से इनका ताल्लुक है। आदिल साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आदिल साहब, कराची में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बिजली के मसाइल आपके सामने, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशली पानी की, जो कि तकरीबन 1200 मिलियन गैलन पर डे चाहिए कराची को, लेकिन कराची की आवाम को 600 मिलियन गैलन पर डे वो भी दस्तयाब है। किस तरह की, किसी को 48 घंटे में मिलता है, किसी को 24 घंटे में मिलता है। ये कराची के पानी के मसाइल कब तक हल होंगे? देखिए, कराची के पानी के मसाइल ये हैं कि सिंध के अंदर जो इरसा, जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, जो पानी देती है सूबों को, उससे जो सिंध के अंदर जो पानी आता है, जो पानी मिलता है, उसका 1% कराची को मिलता है। 1%। और कराची के हालात ये हैं कि KP, जैसे पेशावर को पूरा KPK ओन करता है, क्वेटा को पूरा बलूचिस्तान ओन करता है, लाहौर को पूरा पंजाब ओन करता है, क्योंकि वो उसका कैपिटल सिटी है। तो कराची के साथ अफसोस ये है कि इसको सिंध जो है वो ओन नहीं करता। तो और कराची पूरे मुल्क को चलाता है, और इधर पानी की मिसमैनेजमेंट है। कुछ जगहों पर पानी पूरा घरों को मिल रहा है, और कुछ जगहों पर वो पानी कुछ घरों को नहीं मिल रहा। मतलब मिकदार जो पानी का है वो कई घरों में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आता है, और जाया भी ज्यादा होता है। तो सर, ये इस मिसमैनेजमेंट का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत सिंध है। जिम्मेदार वो है ना, जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार वो होता है कि जो घर चला रहा होता है। ये घर कौन चला सकता है? असेंबली के अंदर तादाद, अक्सरियत किसकी है? मतलब सिंध के लोगों, सिंध की है, पीपल्स पार्टी की है। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी इस्तेसाल कर रही है। मसला अगर कराची का होता तो मुझे समझ में आ जाता कि भाई अगर सिंध के और जो दिहाई इलाके हैं और गांव हैं, देहात हैं, अगर उनकी जिंदगी UAE के जैसे हमारे बराबर में जो पड़ोसी मुल्क है, ये वहां पर जाकर सेटल होते हैं, जाते हैं, रहते हैं UAE के अंदर। तो मैं भी कुछ दिन पहले वहां पर सर, लेकिन आपकी जमात क्या कर रही है? हेलो सर, आपकी जमात क्या कर रही है इन मसाइल के हल के लिए? इन मसाइल के हल के लिए भाई हमने तो बड़ा जबरदस्त तरीके से इस बार नौजवानों की जो तादाद MPs की सिंध असेंबली के अंदर गई है, तो मीडिया के लोगों को ये अंदाजा है कि हम उनके साथ, हम उनसे सवालात भी कर रहे हैं, हम उनसे जवाब भी तलब कर रहे हैं, हम इदारों को भी कॉल कर रहे हैं। अभी हमने MPM कनेक्ट के नाम से अपने लोगों के लिए एक हम तक रसाई के लिए हमने एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक बनाया है, एक एप्लीकेशन, जिससे लोग हमें शिकायत करते हैं, हम उन इदारों को कांटेक्ट करते हैं। आज भी मेरे पास 60 के करीब कंप्लेंट्स हैं, जो आज मैं अपने ऑफिस जाऊंगा और ऑफिस जाकर जो है कुछ वक्त इसमें अपना दूंगा। तो जितना काम कर रहे हैं आदिल साहब, आपकी बात तो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि आप MPA हैं, सूबाई असम्बली से आपका ताल्लुक है, लेकिन अगर नेशनल असम्बली की बात की जाए तो आप हमेशा से आप हिस्सा हैं, मतलब गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। तो वो फिर आप जब गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, आपके पास मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो वो पावर्स भी तो आप यूज़ कर सकते हैं कराची के मसाइल को कम करने के लिए। नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। देखें, इस 3 टियर्स होती हैं किसी भी गवर्नमेंट की। एक नेशनल टियर होती है, एक प्रोविंशियल होती है, और एक लोकल होती है।
तो बहुत अरसे बाद 50-60 सालों में पाकिस्तान को समझ में आया कि हम 18वीं तरमीम जो आई थी, 18वीं तरमीम के बाद उसको प्रोविंशियल सतह पे ले जाएं। लेकिन वो प्रोविंशियल सतह पर भी जो है ना, वो नीयतें जो है वो खराब थी, तो वो प्रोविंशियल सतह को लोकल सतह पर कन्वर्ट नहीं किया गया। जो पैसा एनएफसी से इनको मिलता है, जो इस बार इनको मिलेगा 1800 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट से, ताकि सूबे अपने आप को खुद मुख्तार हो गए। अब वो सूबे लोकल गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला जैसे फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ आई हैं चीजें, इसी तरह प्रोविंशियल से लोकल गवर्नमेंट की तरफ आएंगे। लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये होगा सर, आप लोग इलेक्शन से पहले भी आप लोगों की यही डिमांड थी कि हमें लोकल बॉडीज के इख्तियारात चाहिए, हम लोग यही डिमांड करके हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। फिर आप लोग हुकूमत का हिस्सा ही अभी भी फेडरल गवर्नमेंट का, तो आपकी ये मतलब कर रहे हैं। जो 22 सीटें हैं, उन 22 सीटों में 3.5 ये जो 100, 150, 200, 250, 300 लोग जो असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, इसके अंदर 22 की तादाद हमारी है। और हम अपनी बात कर रहे हैं और अपनी बात मनवा रहे हैं। सर मैंने इलेक्शन से पहले आपके मुतादिद रहनुमाओं का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हम तब तक हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि हमारी शराइत पूरी नहीं करते। और वो शराइत में पहली शर्त ये थी कि हमारी लोकल बॉडीज के इख्तियारात चाहिए। जब तक हमारी लोकल बॉडीज के इख्तियारात नहीं मिलते तब तक हम कराची को जो है वो आगे नहीं लेकर जा सकते हैं। तो अभी आप लोग इससे, और आप अभी फिर भी वहीं पे खड़े हैं कि हम अब भी बात कर रहे हैं। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बने ना, हुकूमत का हिस्सा हम फेडरल के साथ अलाइनमेंट है हमारी। हम सर और कैसे बनते हैं हुकूमत का हिस्सा नहीं बने सर और कैसे बनते हैं हिस्सा हुकूमत का? मुझे कोई ये समझा दें प्लीज। आपकी जमात, फिर आप कहते हैं आपने डिसोन नहीं किया, पीपल्स पार्टी डिसोन करती है। नहीं, जिस अंदाज में ऐसे बात की जाती है, उसी अंदाज में पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ बात क्यों नहीं की जाती है? उसी अंदाज में मुस्लिम लीग नवाज या इनके साथ बात क्यों नहीं की जाती है? सवाल सिर्फ इतना है कि सर आप तो वो बात कर रहे हैं जैसे दो जुड़वा बच्चे और वो कहते हैं कि इसको मारे अम्मा तो इसको भी मारो। इसी तरह सबसे भी बात की जाती है, लेकिन हमारा शिकवा आपसे भी यही है ना कि आप फेडरल गवर्नमेंट में हर दफा होते हैं, कुछ ना कुछ मसाइल तो आप भी हल कर सकते हैं सर, इतनी पावर्स तो होती हैं। कुछ ना कुछ क्या मसाइल हल नहीं किए इस कराची के? कराची की पॉपुलेशन पर हमने बात नहीं की। कराची की पॉपुलेशन 1 करोड़ 30 लाख रुपए पर खत्म कर दी थी। 1 करोड़ 30 लाख की पॉपुलेशन पर इन्होंने सेंसस ने ये कह दिया था कि 98% आपका सेंसस कंप्लीट हो गया। तो फिर ये 70 लाख लोग कहां से आ गए? 2 करोड़ 4 लाख की आबादी इस शहर की कराई गई, जिसका रेशो जो है वो सिंध के अंदर 37% के करीब हो गया है। ज्यादा फर्क नहीं रहा है। फिर यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं और हम बताते हैं, जमात इस्लामी के पास गए थे जाकर के, मिलियन मार्च करके कोई फायदा नहीं होगा। मिलियन मार्च तब तक नहीं होगा जब तक तुम हम साथ मिलकर सीएम हाउस के सामने जाकर बैठकर अपने हुकूक नहीं मनवाएंगे। कश्मीर ने मनवा लिए ना अपने हुकूक। सर कराची की सियासत का बहुत बड़ा नाम है एमक्यूएम। 52 यूसीज हमने बरामद कराई। बहरहाल ये 2 बड़े काम किए। इसके अलावा हमने हैदराबाद की यूनिवर्सिटी, जो कई अरसे से लोगों के था कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी हो, तो उस यूनिवर्सिटी को इन लोगों से करवाया। फिर बहुत सारे ऐसे, तो जो पीटीआई की हुकूमत थी 2018 के अंदर, तो इनके 14 एमएनएस हमारे पास क्यों आते थे? हमारे 6 एमएनएस के बाद क्या आप बात करें? लेकिन आदिल साहब, बिल्कुल आदिल साहब, जो चीजें आप गिनवा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हम बात करें टैंकर माफिया की, पानी के मसाइल की। ये पानी के मसाइल के हल के लिए एमक्यूएम क्या कर रही है? क्योंकि आपकी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है कराची में, और जिस फेडरल गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, उसी फेडरल गवर्नमेंट में आपके एलाइज में शायद नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक है, उन्होंने भी वोट दिए हैं नून लीग को। ब्लॉक 18 के अंदर अभी मैंने एफपी एरिया के अंदर ऑपरेशन किया, पता नहीं आप लोग की नॉलेज में है कि नहीं है। तो वहां पर इलीगल कनेक्शन से जो कि इंडस्ट्री को बेचे जा रहे थे, वहां पर जाकर मैंने बहुत देर तक ऑपरेशन किया, पुलिस के साथ भी और लोगों के साथ, इंतजामिया के साथ। तो सर ये जो इंतजाम, अभी लोग वहां के जो मकीन जो वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, वो किसी अकबर नामी शख्स का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो शख्स है ये हाइड्रेंट का पानी टैंकर्स के जरिए निजी फैक्ट्रीज को बेचता है, इसको पकड़ा है? इससे ऐसे कई अकबर वहां पर मिलेंगे, नाम भी डिफरेंट हो जाते हैं इन लोगों के। अच्छा, ये एक अलग मामलात हैं। यहाँ पर इतनी ऐसी माफियाज इन्वॉल्व हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है हमारे यहाँ। आप एक बार ऑपरेशन करते हैं, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते के बाद दोबारा चले जाते हैं। अभी मैं दोबारा जाऊंगा वहां पर, क्योंकि आशूरे की वजह से रुक गया था। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ वहां पर जहाँ पर मैंने ऑपरेशन किया था। 3-3, 4-4 इंच की लाइनें निकली थी, यानी कि 3 इंच और 6 इंच की लाइन अगर आप कहीं किसी की चोरी कर आप पानी इंडस्ट्री को बेच रहे हैं, तो उस 4 लाइन का मतलब ये होता है कि कम से कम 150 घरों को फायदा होता है। तो इस तरह की पता नहीं 50-60 के करीब इलीगल कनेक्शन है वहां पर। तो बहरहाल वो मैं ब्लॉक 18 में भी करने जा रहा हूँ, ब्लॉक 12 में भी करूंगा, 11 में भी कर रहा हूँ।
तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हमें 4 महीने हुए, 4 महीने में आकर काफी चीजें बेहतर की हैं और भी चीजें बेहतर हो जाएंगी। बहुत सारे मामला आते हैं शहर को, अगर भाई पीपल्स पार्टी के पास मौका आया, पीटीआई के पास मौका आया, शहर को ओन कर लेते। आदिल साहब, मैं तो एक आपको आप, मशवरा MQM को दूंगा फिर सर। आदिल साहब, एक मेरा मशवरा सुन लीजिए, और ऑनर मशवरा सुन लीजिए कि क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में तो आपकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री, आप हर जमात के साथ होते हैं ना, तो आप एक अपना लॉग भी बना लीजिए कि इस दौर में हमने क्या काम किया, इस दौर में क्या काम किया, क्योंकि हम देखते हैं कि कराची के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है, आपसे बात की जाए, पीपल्स पार्टी से बात की जाए, कराची के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। कराची के मसाइल, मैंने कहा ना कि कराची के मसाइल ये लोग खत्म कर लें। इनके पास मौका था ना 16 साल से। सर ये लोग क्या होता है सर, माजरत के साथ आप ये गलत बात करते हैं। एमक्यूएम की जमात से मुझे सबसे बड़ा मसला ही यही होता है कि आप लोग ये बात कह देते हैं ये लोग हल करें। आप इख्तलाफ सर तो क्या हल नहीं कर रहे अभी? सर आप लोग ये तो कहें कि हम भी, सर इस वक्त आप एसी में बैठे हैं ना सर, आप इस वक्त एसी में बैठे हैं सर, इस वक्त आप एसी में बैठे हैं यकीनी तौर पर। सॉरी, आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा आएगी भी नहीं शायद। आप एसी में बैठे हैं इस वक्त? नहीं, एसी में मैं नहीं बैठा हुआ एसी के। आप अभी एसी में नहीं बैठे हुए। सवाल आते हैं सर, सवालात ये सर मेरे कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप लोगों के पास इख्तियार है। यहाँ पे हम लोग एसी में शायद बैठे होते हैं, हम लोग महसूस नहीं कर पाते आम आवाम के मसाइल को। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डिसऑन सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं करती, एमक्यूएम भी करती है कराची को माजरत के साथ। अभी एक बच्चा माजरत के साथ, आप एसी में तो आप भी बैठी हुई है मेरे ख्याल से। मैंने यही तो कहा है कि हम शायद महसूस नहीं कर पाते अवाम के दर्द को, मैंने इसीलिए तो कहा है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम लोग काम कर रहे हैं, मेरी बहन पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ कर रहे हैं। जितने भी ताकत है, जितने भी सलाहियत है, उस सारी सलाहियतों को बरकरार लाकर अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और अपने लोगों के लिए जो काम कर सकते कर रहे हैं। उसमें पानी के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं, SSGC के हैं। डेली 10-15 कॉल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के पास जाते हैं, इनकी शिकायतें सुनते हैं, इनके मसले सॉल्व करते हैं। मैं आपको नंबर ऑफ चीज़ें जो है वो बता सकता हूं कि हम जो काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, ये इसका ट्रिक, ये 16 साल से हुकूमतें दूसरों के पास थी। टाइम लगेगा, लेकिन टाइम अब आ गया है हमारा और हम चीज़ों को बेहतर अंदाज में कर रहे हैं। अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में आई है, इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में ही नहीं थी, चूंकि हम हुकूमतों में नहीं थे। 2018 में हमारी। थैंक यू वेरी मच आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने हमारे सवालात का बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ जवाब दिया। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे हमारा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मसला ये कि हमें इशू जो होता है वो आवाम के मसाइल को हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं और कोई शख्स हमें ये कहे कि दूसरी जमात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमेशा ये कह दे कि हालांकि वो इक़्तिदार में है, एमक्यूएम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, सो अगर वो मनवाना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें मनवा भी सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। हम बात करेंगे क्रिकेट की, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेंस के तो आपको पता ही है हालात किस तरह के हैं, लेकिन अब वुमेंस की अगर बात की जाए तो वो एशिया कप में आज इंडिया का मुकाबला करेगी। एक बड़ा मैच एशिया कप में। निडा डार ने कहा है कि हम अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो कि पिछले कुछ अरसे से हो रही हैं, और उनकी गलतियाँ आपके सामने थी। साउथ अफ्रीका आया, वो हमारी वुमेंस टीम को हरा के चला गया। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ आया, वो हमारी वुमेंस टीम को हरा के चला गया। इसके अलावा जितने भी अवे टूर्स थे, स्पेशली निदा डार की कप्तानी में, वो पाकिस्तान टीम नहीं खेल सकी। फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ ने भी जन्म लिया। अगर बिस्मा मारूफ की बात की जाए तो वो भी एक प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेके चली गई अचानक से। इसके अलावा पाकिस्तान वुमेंस टीम में बहुत ज़्यादा ओहदों में भी तकसीम हुई। आप देखिए कि मोहम्मद वसीम को एज ए कोच लाया गया, आप देखते हैं कि वो कैसी कोचिंग करते हैं। फिर जुनैद खान वहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों को फारिग किया गया। लेकिन उम्मीद है कि अब वुमेन क्रिकेट में हमें अच्छी खबरें हो सकता है कि देखने को मिलें, क्योंकि जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो कुछ टेक्निकली चेंजेस भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे टीम में कौन कौन है? टीम में वही ऑलमोस्ट टीम है। निडा डार कप्तान है, फिर सिद्रा अमीन है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस टीम के साथ काफ़ी अरसे से एसोसिएटेड हैं। अब देखते हैं कि बिस्मा मारूफ को रिप्लेस कौन करेगा। फिर आलिया रशीद इस टीम में, जो कि बड़ी ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर कैटेगरी में। उनका सिर्फ पाकिस्तान में नहीं
बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग हैसियत है। लेकिन मसला ये है कि जब निमरा आप रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं करते तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने होंगे यहाँ पे पाकिस्तान वुमेन टीम को, चाहे एशिया कप हो या फिर एशिया कप के बाद भी, क्योंकि कंसिस्टेंसी वुमेन टीम में हमें देखने को नहीं मिलती। कभी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर जाते हैं और कभी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो चैलेंज ही हो गए क्रिकेट की बातचीत। आज रिवायती हरीफ से हमारा मुकाबला है एंड वी एक्सपेक्ट दैट वी विन। पाकिस्तान इंडिया मैच है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड वी विश गुड लक टू आवर टीम। हमारी ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे मुल्क को। और लेकिन हसनैन, चले क्रिकेट की तो बात हो ही रही है, कमिंग बैक टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आपने 2-4 रोज़ पहले सुना होगा कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आई जी की तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने लगी है। और वो फिर पाबंदी लगने की खबरें आने के बाद जो सूरत हाल हुई, पहले तो हुकूमत का ये वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने लगी है। देन उसके साथ ही मुख्तलिफ तरह के बयानात पार्टी के अंदर से सामने आए, जिसमें इसहाक डार वगैरह उनके ये बयान सामने आए कि अभी इस पर मुशावरत जारी है। इत्तेहादियों को पहले ये बताया गया कि उनसे सबसे मुशावरत होने के बावजूद, बल्कि मुझे याद है कि जो खबर पहले रोज़ आई थी कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जब वो मरी वगैरह थे तो उन्होंने ये प्रॉपर डिस्कस करने के बाद जो है इस पे अमल दरामद करने के बारे में सोचा। फिर बाद में खबरें हमें लूप में नहीं लिया गया। हाँ, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी फिर मुख्तलिफ बयान सामने आना शुरू किए। एक तरफ से आया कि हमें लूप में लिया गया, एक तरफ से आया कि हमें नहीं लिया गया। और हुकूमत ने भी यू टर्न लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यू टर्न के लिए हम जाना करते थे, लेकिन अभी हमारी जो हुकूमत है नून लीगी हुकूमत या PDM 2.0, ये फिर हमने देखा कि भाई यू टर्न लिया गया उनकी तरफ से और फाइनली ये खबर सामने आना शुरू की। अभी इस पे मुशावरत जारी होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से राबते का फैसला भी किया। नवाज शरीफ हो गए, आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, चौधरी शुजात समेत दीगर से राबता करेंगे। फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है उस पर सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। साथ ही पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है सईद गनी, उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात के पैरामीटर में नहीं आती, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साबित करना होगा कि वो सियासी जमात है। सियासी जमात का वैसे पैरामीटर क्या होता है निमरा, आपको कुछ समझ आई है? सुप्रीम कोर्ट ने बताया था अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर, इवन जस्टिस काजी फाइज ईसा उनको जो है उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पार्लिमानी सियासी जमात जो है वो डिक्लेयर किया। तो आई थिंक इसके अलावा अगर कोई डेफिनेशन किसी को चाहिए तो वो मुझे भी बता दें। पीपल्स पार्टी नहीं समझती, सईद गनी साहब नहीं समझते, सो आई थिंक सो सईद गनी साहब को भी समझने की ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान में जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात नहीं समझते, उनके लिए ये जो 4-5 महीने पहले इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को, वो एक बहुत बड़ी जिंदा मिसाल है कि अगर आप नहीं समझते तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान की अवाम करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही अपना निजात दहिंदा फ़िलहाल समझ रही है। उनको उन्होंने वोट दिए और बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए। किसी को वायलन दिया गया, किसी को चिड़िया का निशान दिया गया, किसी को बैंगन का निशान दिया गया, लेकिन फिर भी अवाम ने वो निशान ढूंढ के उसके ऊपर मोहरें लगाई और एक बड़ा ही अपसेट रिज़ल्ट आया था। सो अवाम ये समझ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि नून लीग को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या फिर और ऐसी जमातें जो कि इस वक्त PDM गवर्नमेंट में मौजूद हैं, वो ये बिल्कुल नहीं समझ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा चले, एक तो ये खबर होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ये मामला है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए एडहॉक जजेस की तैनाती का दूसरा अहम मामला है, जिस पर 4 नाम तजवीज़ किए गए और उस पर 2 जजेस जो हैं उन्होंने जो है वो माजरत कर ली है, पर्सनल कुछ उनकी जो काम काज है उसकी वजह से। दूसरी जानिब 2 जजेस जो हैं उन्होंने आमादगी का इजहार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम एडहॉक जजेस तैनात होने को तैयार हैं। यहाँ पे अब सवाल ये पैदा होता है कि एडहॉक जजेस की तैनाती का ये मामला एकदम से कहाँ से सामने आ चुका है। हमारे पास एक क्लिप भी है और वो मैं चाहता हूँ कि आपको भी सुनवाया जाए, सबको सुनवाया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की है, ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब को सुनते हैं, फिर उसके ऊपर कॉमेंट करते हैं। एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, यहाँ तो ये पहली दफ़ा हो रही होती ना तो फिर तो कोई बात बनती थी। पाकिस्तान की जो अदलिया की तारीख में बड़े नाम जो हैं अदलिया के, वो एडहॉक भी रहे जजेस। दूसरा सबसे बड़ा मसला हमारा दहशत गर्दी का है। नाम और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कोई करना चाहते हैं कोई एक्शन जी। सो ख्वाजा आसिफ का एक और इम्पॉर्टेंट बयान वो आपने भी सुना होगा हसनैन, आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन अभी तक शायद ना सुना हो। वो ये कह रहे हैं कि सरगोशी हो रही है, अक्टूबर के महीने में इंतखाबात पर हमला किया जाएगा। जो 8 फरवरी को इंतखाबात तो उनको कलअदम करार देने के लिए उन पर हमला किया जाएगा। अब क्यों इतना डर रही है नून लीग, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है। अगर आप इंतखाबात जीत कर आएँ
तो आपको डरने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको तो फिर कहना चाहिए कि आएँ, ऑडिट करें, देखें कि इंतखाबात ऑडिट करें, वापस इलेक्शन में चले जाएं। हमें क्या खौफ है, अवाम हमें पसंद करती है, लेकिन हम तो जीत कर आए। मसला ये है कि किसी चीज़ पे जब कंट्रोल नहीं किया जाएगा, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, 4 महीने की परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं, और उसके बाद इलेक्शन तो आपके सामने है कि कितना ही साफ, शफाफ और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी से ये इलेक्शन हुआ था कि एक पूरी जमात को आपने साइड लाइन पे कर दिया था। तो अब अगर अक्टूबर में उस पर हमला होगा तो डेफिनेटली उनको परेशान तो होना पड़ेगा, बल्कि वो साथ ये भी कह रहे सारी हैं ही मैनेजमेंट उनको करनी पड़ेगी जो मैनेजमेंट उन्होंने 8 फ़रवरी को की थी। हाँ, और हाँ, यही इसी मैनेजमेंट की मैं बात करने लगी थी हसनैन। उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात, हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश की जाएगी और हम इसको संभालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हम हर हद तक जाएंगे। अब ये जिनकी हद थी वो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या कोई कानूनी, गैर कानूनी, आईनी, गैर आईनी, ये तमाम हुदूद है ना। तो अभी जो पिछले कुछ अरसे से हो रहा है, खासतौर पे 2021 के बाद से जो चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हुई वक्तन फवक्तन, उससे तो यही अंदाजा हो रहा है कि कोई आईनी, गैर आईनी, कानूनी, गैर कानूनी किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाएगा। वो उस हद तक जाने के लिए हमारे कुछ भी कर साथ सकते मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंजीनियर रहनुमा हैं। फवाद, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि हम अगर सियासी जमात के हवाले से बात करें, इसकी क्या डेफिनेशन है? और हमें सुनने को मिल रहा है कि इस पर पाबंदी लगेगी, पहले तारड़ साहब ने बताया, उसके बाद अब गवर्नमेंट इस पर मशावरत करने जा रही है। ये क्या कुछ करने जा रही है आपकी गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? देखिए, पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 17 जो पाकिस्तान के आइन का है वो बताता है कि जो सियासी जमात है वो कैसे बनती है, क्या उसके इक़दाम हैं और एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेसेस हैं और ये सारे मामला। और उसके बाद जो सियासी जमात बनाना वो हर पाकिस्तानी शहरी जो है उसका एक इख्तियार है। एसोसिएशन हर एक जो पाकिस्तानी है उसका इख्तियार है, और इसको बैन करना जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बहुत ख़िलाफ़ है। इसलिए उसका जो क्राइटेरिया है वो बड़ा हाई रखा गया है। कोई हुकूमत इसको बैन नहीं कर सकती। वो एक प्रपोजल दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर उसके ऊपर फैसला करती है कि जो मवाद है क्या उसके बाद सियासी जमात जो है उसको बैन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक। अच्छा फवाद, ये बताएं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रिजर्वेशंस हैं कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है उस पर अमल दरामद ना किया जा सके। अब अगर लेट्स से कि गवर्नमेंट ये कहती है कि अमल दरामद नहीं करने देंगे, जो कि वो रिक्वेस्ट कर भी चुके हैं, दरख्वास्त दायर कर भी दी गई है नजर सानी के लिए, अगर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 90 को जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगी? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसला करने से इनकार जो है करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में आइन ख़त्म हो गया। और सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म है, तमाम अथॉरिटीज़ जो हैं बशमूल फ़ौज के, बशमूल इलेक्शन कमीशन के, बशमूल तमाम इंतज़ामी इदारों के, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करना जो है वो लाजम है आइन के तहत। अब अगर आप ये कहें कि अमल नहीं करना, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इस फैसले को चेंज कर सकती है, कोई और दूसरा इस फैसले को चेंज नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़्यादा जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है कि वो समझते हैं कि ये अक्टूबर में जब नए चीफ जस्टिस आए तो कहीं वो जो इलेक्शन में रिगिंग हुई है और जिस स्केल की रिगिंग हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान के हिस्ट्री में। तो वो समझते हैं कि ये ना हो कि ये उस रिगिंग को खोल ले जिसकी वजह से ये सारी घबराहट आपको नज़र आ रही है। तो ये जो जजमेंट है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे देगी और वो उसको जो है वो अमल दरामद उसके ऊपर करेंगे। जिस ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेट करेगी वो ये प्रोसेस मुकम्मल कर देगा। तो ये तो नहीं मुमकिन कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद ना करे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जो है वो फिक्स करे और उसमें इसको चेंज कर दे। वो वाहिद सूरत है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में तब्दीली हो सकती है। अच्छा चोइस साहब, अभी इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इजलास बुलाया और आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। सो ये इजलास अभी शुरू होने वाला है, तो ये इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है? क्या कुछ और पेचीदगियों की तरफ जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के ऊपर अमल दरामद करेगा इलेक्शन कमीशन? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को एक तो वो रिव्यू फाइल करेंगे अपना, वो कहेंगे कि फैसला दुरुस्त नहीं है, इसको अपना नजरसानी करें, और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद का प्रोसेस जो है वो उसको इनिशिएट करेंगे। पॉसिबल नहीं ना, अगर वो नहीं करेंगे कंटेम्प्ट चली जाएगी, कंटेम्प्ट में, और इसके साथ
जो इस वक्त जो अगर जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, अगर उसको आप देखें तो फिर तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मवाद और जो चीज़ें हैं वो इलेक्शन इसके जजमेंट में आ सकती हैं, और ये ना हो कि इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स जो हैं उनको लेने की देनी पड़ जाए कि जो जजमेंट है डिटेल, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस दे दी तो उसके नतीजे में एक बहुत इलेक्शन कमीशन को मुश्किलात का सामना होगा। लिहाजा इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और मेंबरान है उनके लिए आसान नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का जो है वो फड्डा डाले, क्योंकि अभी 8 मेंबर जजमेंट जो आनी है उसकी डिटेल्स अभी आनी है। तो अच्छा, अगर उन्होंने कंडक्ट अपना बेहतर नहीं करते और 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के कंडक्ट को चार्जशीट कर दिया तो वो फिर अपने ओहदों पे बरकरार नहीं रह सकेंगे। सही। अच्छा फवाद, अगर ये नजरसानी दरख्वास्त डेफिनेटली उसकी तरफ ही लोग जाएंगे तो सेम बेंच रहता है, फैसला भी एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि सेम फैसला ही आएगा, या हम कुछ नया एक्सपेक्ट करें कि हो सकता है कि शायद कुछ नया वापस सामने आ जाए? बेंच तो सेम ही रहता है, लेकिन जैसे आपको मालूम है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो PMLN की रिव्यू पिटीशन थी वो फिक्स करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये 2 समर वेकेशंस के बाद लगेगी। तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन की भी जो पिटीशन है वो भी समर वेकेशंस के बाद ही अब जाएगी, और इन द मीन टाइम इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट कि वो फैसला इम्प्लीमेंट करे। ठीक हो गया। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, दूसरी तरफ देखा गया कि एकदम से एडॉक जजेस की ज़रूरत पड़ गई, और उसमें से भी 2 जजेस, जस्टिस मुशीर आलम की बात की जाए और जस्टिस मकबूल की, उन्होंने तो माजद कर लिया, तो ये एडॉक जजेस की ज़रूरत रातों रात क्यों पेश आई? क्या करने जा रही है गवर्नमेंट? देखिए, पहली बात तो यह है कि एडहॉक जज जो है वो एक आईनी तरीका है और जजेस इंक्रीज किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में ये जजेस लगाए जा रहे हैं उससे साफ एक मेलाफाइडे जो है वो साफ जाहिर होता है, और यूं लगता है कि जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। और ये भी आप देखें कि चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह से फुल कोर्ट में कभी भी जो है वो अक्सरियत नहीं बनी। आमतौर पे अक्सरियत चीफ जस्टिस के साथ जाती है, लेकिन ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि चीफ जस्टिस जो है वो अक़लियत में है और 8 जज जो हैं वो दूसरी तरफ हैं, और चीफ जस्टिस जो है वो असल में तो उनके साथ सिर्फ एक जज है। तो इससे एक जाहिर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अक्सरियत खो बैठे। उसकी वजह से भी चीफ जस्टिस को बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और वो यूँ लग रहा है कि कुछ अपने हमायती जजेस को, और ये सारे जो चारों जज थे ये वो थे जिन्होंने जो रेफरेंस फाइल हुआ था फायज ईसा के खिलाफ, उससे बचाने के लिए फायज ईसा साहब को बड़ा अहम किरदार अदा किया था, और इसलिए भी ये बातें कही जा रही हैं कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है और उनको यहाँ पे लगाना जो है उसका बड़े इम्प्लीकेशन। सही। अच्छा फवाद, अगर बात की जाए हाई कोर्ट्स की, तो 41 का ये नंबर है जो आसामियाँ खाली हैं, तो गवर्नमेंट बजाय इसके कि एडहॉक जजेस वो भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात की जाए उसको तरजीह देने के, हाई कोर्ट्स में आप लोग, अगर आपका सिर्फ मकसद ये है ना कि आपने जो पेंडिंग केसेस है उनको ख़त्म करना है, उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए फिर आप उनको अपॉइंट करें वहाँ पे। सो इस पॉइंट को लेकर तहरीक इंसाफ आगे नहीं बढ़ेगी? इसको लेके भी आगे बढ़ना चाहिए, बट अगर आप मुझसे पूछे बतौर वकील तो सच्ची बात यह है कि जो पेंडेंसी है उसका बहुत बड़ा इशू जो है वो फेक और लिटिगेशन से है, फोर्ज लिटिगेशन से, और दूसरा जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही इस वक्त कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर। अगर आप किसी वक्त आप खुद किसी वक्त कोर्ट्स में जाएंगी तो आप देखिएगा कि बहुत बड़ी तादाद केसेस की जो है वो है जो कि मर्जी से लड़कियां शादी करती हैं और उन पे पर्चे हो जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो साइमा वहीद केस के बाद से मुसलसल ये कही जा रही है कि 18 साल की जो लड़की है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन तमाम पुलिस स्टेशन के ऊपर जो पर्चे हैं वो होते हैं, और वो एक बहुत बड़ी तादाद है इन FIRs की। आप इसके ऊपर अमल दरामद कराएं, केसेस इसके कम हो जाएंगे। इसके बाद लिटिगेशन जो है कस्टडी केसेस की, इसके बाद इनहेरिटेंस की, देखें ये यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर आर्बिट्रेशन काउंसिल्स में जानी चाहिए। और एंटी टेररिज्म में आप देखें 7 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का कह चुका है कि जो टेररिज्म केसेस हैं वो किस नौयत के केसेस जो हैं उन पे टेररिज्म लगेगा, लेकिन आज आप देखती हैं कि सिर्फ PTI के ही हज़ारों लोग जो हैं वो टेररिज्म केसेस में जो हैं वो कोर्ट्स अटेंड कर रहे हैं। जो असल टेररिज्म के केसेस हैं वो तो आ ही नहीं रहे अदालतों में। तो जब तक अदालतें अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं करवाएंगी, प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाएंगी,
उस वक्त तक जो है ये मामला तो बढ़ते ही जाना है। जितने जज आप ज़्यादा अपॉइंट कर लेंगे वो अपना काम और बढ़ा लेंगे। फिर कई जजेस को शौक हो जाता है ऐसे इश्यूज में आने का। मसलन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी जो रेडियां लगाने का है फलानी जगह लग सकती हैं, फलानी जगह नहीं लग सकती। देखिए ये कोर्ट तो नहीं कर सकती, ये तो सीडीए का काम है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। इसी तरीके से ये मनाल रेस्टोरेंट बंद किया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है ये करना कि कौन से रेस्टोरेंट कहाँ पे होंगे क्या नहीं होंगे। सो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें जजेस अपने काम खुद भी बहुत बढ़ा लेते हैं और वो दे वांट टू सीक मोर पावर ऑफ द काइंड ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की है। अच्छा ये भी एक बड़ा फवाद major साहब, अभी शिबली फराज साहब ने भी रीसेंट डेवलपमेंट है, अभी 15 मिनट पहले की खबर है कि उन्होंने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को, और उस ख़त में भी ये मुतालबा कर दिया है कि जो एडहॉक जजेस हैं इनकी तकर्री को हम मुस्तरद करते हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये फैसला तो ठीक है, जाहिर है कि वो उन्होंने जो है वो किया है फैसला, लेकिन ये मेनली तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक इंटरनल पॉलिटिक्स है और उसी पे डिसाइड होगा कि कैसे आगे होना है। अब शायद आज तो अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये यूनानिमस डिसीजन हो जाए, तो उससे जाहिर है कि एक सिचुएशन तो है, लेकिन पीआई की जो खत लिखने से या उन चीज़ों से तो नहीं ये रुकनी, लेकिन ये इंटरनल पॉलिटिक्स जो जुडिशरी की है वो किधर बैठती है ये देखते हैं। सही। अच्छा फवाद, अगर ये तैनाती हो जाती है एडहॉक जजेस की 4 के 4 लेट्स से जस्टिस काजी फायज ईसा के जो नामजद नुमाइंदगान है उन्हीं की अगर हो जाती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रिव्यू पिटिशन भी दी है वो इन्हीं ग्राउंड्स पर दी है कि जो जजेस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर्स दे रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि ये मेरा नहीं ख्याल नून लीग ने लिखा है, ये लिख भी नहीं सकते थे, दैट वुड हैव बीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन आर्ग्यूमेंट यही पेश करते हैं, जब कभी इवन आप इंटरव्यू भी उनके सुने तो उनका यही कहना है कि जजेस ने जो है वो अपनी हुदूद से तजावुज किया, सो इसलिए उनको देखना चाहिए, नजरसानी करना चाहिए। नहीं, लेकिन जो नजरसानी है वो उसमें इस तरह की वर्डिंग वो कभी भी नहीं लिखेंगे। डेफिनेटली उसकी वजह यह है कि जो 13 मेंबर बेंच है तो फुल कोर्ट है ना, तो अगर सारी की सारी कोर्ट ही जो है वो बायस्ड है और मतलब आप समझिए कि 13 जजेस में से जो है वो 9 जजेस बायस्ड हैं या 11 जजेस बायस हैं, तो फिर जो हुकूमत 125 जजेस को तो नहीं ना सबको टेक ऑन कर सकती, तो इसको कैसे वो करेंगे? इसको तो मैनेज ही करनी पड़ती हैं चीज़ें। हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है असल में, ना उनके पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ना ही उनके पास कोई लीगल स्ट्रेटजी है कि उन्होंने इन चीज़ों को डील कैसे करना है। सो दैट्स द प्राइमरी प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट। ठीक हो गया फवाद, बहुत शुक्रिया आपका मच ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है फवाद चौधरी साहब की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और एडहॉक जजेस का मुअम्मा, ये आपको अनकरीब ये केस खुलते हुए नजर आएंगे, एक्सपैंड होते हुए नजर आएंगे। मुझे भी यही नजर आ रहा है कि मजीद कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होती जाएंगे जो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, हम अब आपको बताएंगे दुनिया भर में होने वाली जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बारे में आगाह करते हैं कि अभी हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो दुनिया में इनकलाबी तब्दीलियां ला रही है, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना सिर्फ मालियाती दुनिया में बल्कि मुख्तलिफ सनतों में भी नए इम्कानात पैदा कर रही है। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके ज़रिए दुनिया में किस किस्म के मसाइल हल किए जा रहे हैं, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बिल्कुल, और ये बातचीत जो आपने सवालात पूछे, ये सवालात लेके चलते हैं जी अहमद मंजूर साहब की जानिब। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका अहमद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहला सवाल यही है हमारा कि ये क्या टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, और एंड हाउ डज इट वर्क? बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में, जिस तरह आप इसको अगर सादा जुबान में कहें ना, एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। पहले क्या था, पहले जिस तरीके से जब इंटरनेट आया था तो लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आती थी कि आपस में कनेक्टिविटी कैसे होगी, तो इसीलिए आजकल ना एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है कि ब्लॉकचेन शायद कोई ऐसी चीज है जो लोगों को समझ ना आए, या कुछ जैसे पहले जो चीजें थी वो एक जगह पे सेंट्रलाइज जाके स्टोर होती थी, तो अभी ब्लॉकचेन के अंदर होगा ये डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी। यानी टिपिकली एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। आगे आने वाले दौर में 3 टेक्नोलॉजी रहती हैं जिन्होंने दुनिया को चेंज करना है, जिनमें से एक है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
जिसमें आपकी स्मार्ट वॉचेज आती हैं, स्मार्ट टीवीज आते हैं और बेतहाशा इस तरह की चीजें जो आपका डेटा गैदर करती हैं। वो डेटा जिस जगह पे रखा जाएगा दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। अब वहां पे जब आपने चीजें रख दी, उसको एक्चुअली क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंट होंगी और वो फिर आगे चल के एआई उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली इसको यूज कर रहा होगा। ठीक, अच्छा ये बताइएगा क्रिप्टो के साथ इसका क्या ताल्लुक है? इसको सादा जुबान में ऐसे कहें कि इसका ताल्लुक सिर्फ इतना है जितना फेसबुक का इंटरनेट से है। अच्छा, यानी एक छोटी सी एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसी बेसिकली, जो या एक छोटा सा यूज केस है जो पूरी ब्लॉकचेन के अंदर, सिर्फ ये नहीं कि वो ही ब्लॉकचेन है जो नॉर्मली हमारे यहाँ लोगों ने समझ लिया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है असल में। यानी आप इसको कह लें कि एक छोटा सा यूज केस है। यानी अगर इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक छोटा सा, यानी आपका यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर एक वीडियो, दैट इज द रियल यूज केस ऑफ फाइनेंस में। एक यानी ब्लॉकचेन के अंदर एक फील्ड है फाइनेंस के अंदर जाके क्रिप्टो करेंसी, और उसके अंदर फिर एक छोटी सी कोई चीज जो भी आप कोई कॉइन का नाम लें वो आता है असल में। अच्छा सहयोगी, अच्छा सर ये भी बताएं कि अभी हम खासतौर पे अगर पाकिस्तान की बात करूं तो बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा, तो हमारे जो यूथ है वो इसकी तरफ जा सकती है? यूथ माशाल्लाह ऑलरेडी जा रही है। अगर आज से मैं चंद साल पीछे बात करूं ना, तब लोगों को क्या था, तब लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आती थी। अगर आप किसी के सामने जाके बात करते थे ना ब्लॉकचेन, तो अचानक से समझ आती थी कि लो जी ये तो शायद बिटकॉइन की बात कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। आज माशाल्लाह लोगों को पता है कि ये एक इकोसिस्टम है और हमने इसका पार्ट बनना है असल में, रादर देन के जैसे आप इसकी एक छोटी सी मिसाल लेने, डिजिटल आइडेंटिटीज है, अगर उसके ऊपर मैं सारी आइडेंटिटीज रखना शुरू कर, आजकल तो कोई भी जो है ना कार्ड बनवा के फिरता रहता है या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करवा लेता है, तब अगर आप इसको ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर दें तो कोई ये काम नहीं कर पाएगा असल में। तो यूथ ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। हाँ, उसको थोड़ा सा इबाम इसलिए है या कंफ्यूजन में इसलिए आती है क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज ये की जाती है कि आज ये कर लो कल से पैसे कमा लो, तो असल में ऐसा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी आपको हिट करेगी 2-4 साल बाद असल में। ठीक, अच्छा सर ये ब्लॉकचेन के हवाले से हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह निम्रा ने बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन किया कि हमारे नौजवान इसमें से कमा सकते हैं या नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये ब्लॉकचेन का जो इतलाक है ये किस किस इंडस्ट्री में होगा, कौन कौन सी इंडस्ट्री इससे मुफीद हो सकती है? अच्छा, इसके अंदर हर वो इंडस्ट्री जहां पे आप रिकॉर्ड कीपिंग करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल सा, जैसे इंटरनेट, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ ना, इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो हर जगह पे हो सकता है। यस। इसी तरह जहां पे भी आपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, आप ब्लॉकचेन पे ले जाएं उस चीज को, आप उसमें हेल्थ केयर कर लें, आप सप्लाई चेन कर लें, आप उसके अंदर एजुकेशन को ले आए, आप यू नेम इट, जहां पे आपको रिकॉर्ड, क्योंकि आपको ट्रांसपेरेंसी हर जगह पे चाहिए ना, तो जैसे कोई जाली डिग्रियां नहीं बनवा सकेगा, राइट? तो इसलिए आपको ये हिसाब लगा ले कि जहां पे भी रिकॉर्ड कीपिंग होगी और जहां पे आपको ये चीजें चाहिए तो वहां पे आप ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं। अच्छा अहमद, क्या नाम है, क्रिप्टो करेंसी पे लोगों ने इतना एतमाद कैसे कर लिया? क्योंकि हमने मुख्तलिफ तरह के स्कैम्स और बहुत सारी खबरें भी हमारे सामने आ जाती रहीं। ब्लॉकचेन एक्सपर्ट मैंने आज तक नहीं किया। I was actually going to say करप्टो। ये करप्ट जो है ना, हम असल में इससे पहले पॉलिटिकल सेगमेंट करके आए ना, तो करप्ट हो रहा है। मेरी टंग फ्लिप हुई एंड आई वाज जस्ट गोइंग टू से करप्ट एनीहाउ। तो ये क्रिप्टो करेंसी पे इतना एतमाद खरीदारों का कैसे डेवलप हुआ? अच्छा, मजे की बात है, आई एम अ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट और मेरा आज तक नहीं हुआ, मैंने आज तक नहीं ली, आज तक मैं यानी जहां पे जाता हूँ मैं इसके अगेंस्ट बताता हूँ लोगों को कि दिस इज अ इजी मनी स्कीम, नथिंग एल्स। ठीक है, यानी और पाकिस्तानियों को चीज थोड़ी और जल्दी समझ आ जानी चाहिए। उसकी रीजन सिर्फ इतनी सी है कि जैसे फाइलें नहीं बिक रही होती, प्लॉट्स की फाइल, ठीक है, किसी ने 100 रुपए की ली, आगे 1000 की बेच दी, करते करते लाख रुपए की हो गई, जैसे ही वो वापस अथॉरिटीज के पास गया उसने कहा ये तो 100 रुपए की थी। दैट इज अ क्रिप्टो करेंसी असल में। ठीक, मतलब आपने खुद भी यूज नहीं किया। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपने रिकॉर्ड कीपिंग की बात की, तो अगर रिकॉर्ड कीपिंग की बात की जाए, या बहुत सारी चीज़ें हैं, बैंक इसको किससे एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि वहाँ पे भी हम बहुत सारे रिकॉर्ड को कीप करते हैं, फिर बैंक के साथ इसका आपकी ब्लॉकचेन का क्या किस तरह कंपैरिजन होगा? कंपैरिजन नहीं, बेसिकली उस फील्ड के अंदर, फाइनेंस की फील्ड के अंदर ये यूज होगा, उसमें बैंकिंग है। यानी आप इसको ऐसे कह रहे हैं, एक आजकल नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, एक तो आप क्रिप्टो कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसी जिसको कहते हैं ना, दैट इज ऑब्वियसली उसमें तो एक नई चीज है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज। यानी अगर आप पाकिस्तानी रुपए को कन्वर्ट कर दें सॉफ्ट रुपए में, अभी तो वो हार्ड कैश है, हार्ड कैश को आप कन्वर्ट कर दें ई रुपी में, तो वो इक्वलेंट वही चल रहा होगा असल में।
अब ये एक यूज केस है छोटा सा, यानी किस बंदे ने कितने पैसे बनाए, वो पैसे कहाँ गए, तो एफबीआर के लिए या ऐसी और बहुत सारी अथॉरिटीज के लिए ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो बड़े आराम से खत्म हो जाएगी इस पूरे कंट्री के अंदर से। ठीक हो गया अहमद, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। ये नाज़रीन कि अब मुझे डर लग रहा है कि मैं क्रिप्टो करेंसी ना कह जाऊँ, सो प्लीज यू प्रोनाउंस इट, इट्स क्रिप्टो करेंसी। टंग कभी कभी ऐसे फ्लिप होती है, बड़ी कोई अजीब किस्म के वर्ड्स बन जाते हैं। आपको जल्दी से ब्रेक लेते हैं ताकि मेरी टंग जो है वो नहीं टंग फ्लिप हुई थी। आई नो इट्स आई नो द वर्ड, लेकिन मेरी टंग फ्लिप हो गई थी, इसलिए टंग को सीधा करने के लिए जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं पहले। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन जिस पर बात करना अक्सर मायूब समझा जाता है या बहुत कम हमने ये टॉपिक अंडर डिस्कशन देखा होगा, और ये मौजू बैतुल खला से मुतालिक है। बैतुल खला एक ऐसी जगह है जहाँ हमें हिफ्ज़ान सेहत और सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम में भी बैतुल खला के आदाब और एहतियात के बारे में वाज़ेह तौर पर हमें हिदायत दी गई, जिन पर अमल करके हम ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने माशरे को भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं, और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे जो फ़वाइद हैं वो हम बल्कि मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जानिब हमें ये भी देखने को मिलता है कि स्कूल या अवामी बैतुल खला की दीवारें आम तौर पर वहाँ पाए जाने वाले माहौल की तरह बदबूदार बारतों या तहरीनों से आलूदा होती हैं। और अगर बैतुल खला की भी बात की जाए निम्रा, तो सबसे पहले तो हमें अपनी नई नस्ल को ये बताना है कि ये वॉशरूम की बात हो रही है, मैसेजेस लिखिए वॉशरूम की बात है। एग्जैक्टली, बैतुल खला वॉशरूम को कहते हैं। सही बात की आपने, हमारे बच्चों को उर्दू भी नहीं आती और बड़ी कोई रोमांटिक किस्म के मैसेजेस लिखकर आ जाते हैं दीवारों पर, तो ये सब चीज़ों से बिल्कुल ऐसे ही। खैर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस्लाम हमें बताता है कि हमें बैतुल खला को इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए और किस तरह वॉशरूम में आपको दाखिल होना चाहिए, बाहर कैसे आना चाहिए, कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। अभी हसन हमें कौन ज्वाइन करा है? जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान शाह साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बैतुल खला के हवाले से हम बात करें। ये एक ऐसा टॉपिक हमने खुद चूज़ किया कि इसके हवाले से डॉक्टर साहब कोई बात ही नहीं करता, और ये क्योंकि हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल है। रोज़मर्रा तो क्या घंटों घंटों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके आदाब के हवाले से हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अहम मौजू का इंतखाब किया जो यकीनन काबिल कदर है। इस्लाम दीन नज़ाफ़त और तहारत है। बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक़ कुरान करीम की उन आयात से मुताल्लिक़ है कि जो तहारत से मुताल्लिक़ हैं। सूरह बकरा की आयत करीमा नंबर 222 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक साफ़ रहने वालों को पसंद फरमाता है। और इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया है। और अगर हम फ़िक़्ह इस्लामी का लिटरेचर देखें जो कुरान और सुन्नत को अंडरस्टैंड करने की बुनियाद पे है, तो नमाज के लिए आपके बदन का पाक होना, कपड़ों का, जगह का पाक होना, ये बुनियादी शराइत में से है। और किन चीज़ों से पाक होना, इसमें फ़ुक़हा ने कुरान और सुन्नत से जो निचोड़ निकाला है वो नजासत गलीज़ा और ख़फ़ीफ़ा है, उनसे पाक होना। और इन्हीं की वजह से फिर हदस असग़र अकबर होता है, और जिसकी वजह से गुस्ल, वुज़ू और ये चीज़ें लाजिम होती हैं। तो इसलिए अगर हम इन चीज़ों को देखें कि जिनका ताल्लुक़ बैतुल खला में जिन चीज़ों से हम फ़ारिग होते हैं, तो इनका ताल्लुक़ नजासत गलीज़ा के साथ है। और जब तक हम इससे पाक नहीं होंगे, जगह पाक नहीं होगी, कपड़े पाक नहीं होंगे, हमारी नमाज ही अदा नहीं हो सकती। और अगर इंसानी और फितरी पैराओं के एतबार से देखा जाए तो एक बंदे के साथ अगर ये चीज़ें मुंसलिक हैं तो उससे एक नफ़रत और बदबू की कैफियत होती है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह पाक साफ़ रहने वालों को पसंद फरमाता है। मज़ीद इस चीज़ के ऊपर ये हदीस पाक है मेरे सामने, सुनन इब्ने माजा की। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना हाज़िहिल खशूशा मुख्तदरतुन, कि ये जो बोलो बराज और पेशाब वाली या बैतुल खला वाली जगह हैं, मुख्तदरतुन, यहाँ पे जिन्नात और मुख्तलिफ़ किस्म की आफतें हर वक्त हाज़िर रहती हैं। और जब भी तुम आओ बैतुल खला के अंदर तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें दुआ करनी चाहिए, आऊज़ु बिल्लाहि
मिनल खुबुसी वल खबाइस, कि मैं अल्लाह ताला की हिफाजत चाहता हूँ उन खबीस जिन्नात से, और खबीस जिन्नात में से जो मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं। जैसे हमारे अंदर जेंडर की जो है वो क्लासिफिकेशन है, इसी तरह जिन्नात के अंदर भी हमारी तरह वो मुस्तकिल मखलूक हैं और हमसे ज़्यादा है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन जगहों पे जिन्नात मर्द भी रहते हैं और औरतें भी रहती हैं, और तुम्हें इस जगह पे इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए बहुत सारे आदाब जा बजा आपको मिलेंगे, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलखसूस इस चीज़ के हवाले से अहादीस तय्यबात मौजूद हैं कि आप जिस अंगूठी पे कलाम इलाही लिखा होता था उसको बाहर रख के आप बैतुल खला में जाते थे, और जब अंदर जाते थे तो आप बायां पाँव रखने की तलकीन फरमाया करते थे। इसी तरह अंदर जाने के बाद के बहुत सारे आदाब हैं। एक बहुत मशहूर हदीस पाक है हज़रत सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि एक दफ़ा बतौर इस्तेहज़ा मुशरिकीन मक्का ने कहा कि देखें इनको इनके रहबर यानी जनाब रसूल करीम के बारे में गलत लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन हम अदबन कहते हैं कि रहबर इनको तो पेशाब के बारे में भी बताते हैं कि कैसे तुमने करना है। तो आपने उस चीज़ को डिसाउंड नहीं किया, आपने ऑन करते हुए कहा कि हम इस चीज़ पे फ़ख्र करते हैं कि हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ यही नहीं बल्कि क़ज़ाए हाजत के, चाहे छोटे पेशाब की कैफियत हो, बड़े पेशाब की कैफियत हो, उन तमाम के बारे में हमें आदाब सिखाए हैं। और 4 अहम चीज़ें आपने उनके सामने एक्सप्लोर की। पहली बात आपने ये बताई कि जब हम बैतुल खला में जाएं तो हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा चेहरा बैतुल्लाह की तरफ नहीं होना चाहिए। एक और हदीस पाक साथ मिला लें, ला तस्तक़बिलूहा वला तस्तदबिरूहा, न चेहरा अपना बैतुल्लाह की तरफ करो, न पुश्त अपनी बैतुल्लाह की तरफ करो। आज हमारे आर्किटेक्ट्स को भी और आम लोगों को भी नए घर बनाते हुए इन आदाब का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि ना तो सीट का ऐसा जो है वो रुख मुतय्यन करना चाहिए कि क़ज़ाए हाजत करने वाले अफराद का ना चेहरा बैतुल्लाह की तरफ हो, न पुश्त बैतुल्लाह की तरफ हो। तो ये पहला अदब हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने बताया। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि तुम क़ज़ाए हाजत करते हुए अपना जो है वो दायां हाथ इस्तेमाल ना करो, क्योंकि रसूल करीम ने दाएं तरफ को बाकी खैर के जुमला कामों के लिए इरशाद फरमाया कि बाएं हाथ का इस्तेमाल किया जाए। तो आज तिब्बी नुक्ता नज़र से भी सिर्फ उस आम पानी को के साथ धोने के साथ एक हाथ खाने के काबिल नहीं रहता। और तीसरा अदब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहते हैं कि हमें रसूल करीम ने यह भी फरमाया है कि तुम क़ज़ाए हाजत करते हुए 3 से कम जो है वो पत्थर इस्तेमाल न करो सफाई के लिए, यानी कि 3 इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा तहारत के करीब होगा जो अल्लाह ताला तहारत व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन पसंद फरमाता है। चौथी चीज़ आपने इरशाद फरमाई कि जब तुम क़ज़ाए हाजत करो तो जैसे पहले तरीक़ाकार था, पानी इतना ज़्यादा आम नहीं था, तो लोग जो है वो पत्थर के ज़रिए सफाई करते थे। तो आपने उसके आदाब भी बताए कि एक तो तुम किसी और जानवर का, चौपाए का गोबर इस्तेमाल ना करो, और साथ आपने ये भी फरमाया कि तुम हड्डी को भी इस्तेमाल ना करो। ठीक। अब वो हड्डी और चौपाए का गोबर इटसेल्फ एक गंदगी है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं वजाहत करना चाहूँगा, जो पत्थर ये है ना हड्डी, इसके बारे में एक रूहानी पहलू की भी रसूल करीम ने बहुत बड़ी हमारी रहनुमाई फरमाई है। हड्डियाँ जो है नस के मुताबिक ये जिन्नात की खुराक होती हैं, और जैसे पहले खुबुस और खुबाइस से दूर रहने की तलकीन की गई है, इसीलिए कहा गया है कि मुबादा के कोई बंदा किसी हड्डी को पकड़ लेगा और जिन्नात उसको बतौर खुराक इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फिर बाद में लोग बहुत सारे मसाइल में पड़े रहते हैं, फलां चीज़ का असर हो गया है, फलां बोझ आ गया है। तो बुनियादी तौर पे जब अल्लाह की दीगर मखलूक़ात हैं जो उनकी खुराक मुतय्यन की गई है, जैसे हम अपनी खुराक का एहतराम करते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी हमें एहतियात अपनानी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और हम लोगों के अगर पुराने ज़माने की बात करें तो हमारे जो बैतुल खला थे, जो वॉशरूम्स थे, वो घरों से बाहर हुआ करते थे। आजकल हमारे हर अगर 10 कमरे तो 10 के 10 कमरों के साथ हमने वॉशरूम बनाया, जिसकी वजह से मुझे ज़ाती तौर पर भी ये लगता है क्योंकि जिन्नात और शयातीन एक हकीकत है और वो वॉशरूम में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो हमारे घर से खैर व बरक़ात भी उठ चुकी हैं। मैं सही कह रही हूँ? आपकी बात हज़रत इकबाल ने कहा ना कि मुझे डर है कि ये आवाज़ तजदीद मशरक़ में है तकलीद फरंगी का बहाना। फ़न तामीर अगर आप देखें, हमारी अपनी जो हिस्ट्री है, मुगलिया का फ़न तामीर देखें, उससे माकबल भी देखें, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कंपैरेटिवली एडवांटेज रखते थे पूरी दुनिया के ऊपर। बिल्कुल। लेकिन हम इस कदर मगरब की
उस गुलामी और तकलीद के अंदर चले गए, जो रसूल करीम ने फरमाया कि तुम आखिर वक्त में उनके पीछे ऐसे घुसोगे कि वो अगर गो की बिल में घुसेंगे तो तुम भी वहां पे घुसोगे। कि हमने उसी फन तामीर को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन अपने दीन का, अपनी रवायात का, अपनी सोसाइटी का जो एक दीनी, अदबी और एक अखलाकी पहलू था, हम उससे गफलत का शिकार हो हजरत गए। इसको एड्रेस भी तो नहीं किया जाता, जो निमरा का सवाल है कि अगर ये इतना ही ज़्यादा ख़तरनाक है तो हमें मेंबर से इस बारे में एड्रेस भी किया जाए कि ये आप गलत कर रहे हैं, इस तरह करने से नुकसानात होते हैं। आप पहले बता चुके हैं कि ये लेस एक्सप्लोर्ड एरिया है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की जाती। एग्जैक्टली। वरना घर तो के अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है नहीं, ना? देखें रिकमेंडेशन मतलब यही कमरे के है। साथ देखें बेहतर अब, है ये। लेकिन अब इस वक्त तो आप अपने स्ट्रक्चर को वहां तक लेकर जा चुके हैं और Exactly. अडॉप्ट कर हाँ, चुके जहाँ पे हैं, ज़रूरी और हो अभी गया। आगे जो सारी ये वर्टिकल आ रही है, कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो इसमें तो फिर उसको दूर करना और ज्यादा मुश्किल है। फोर्थ फ्लोर से कैसे कोई अलग उस चीज के अंदर जाएगा। लेकिन ये एहतमाम किया जा सकता है कि आप कम अज कम, एक चीज होती है रूहानी तौर पर सेल्फ शील्ड, ठीक है, सेल्फ शील्ड हर इसी की बंदे तरफ को आने लगी अपनानी चाहिए। और वो सेल्फ शील्ड यही है जो अभी मैं हदीस पाक के मुताबिक आपको बता चुका हूं कि जब तक आप इन दुआओं का एहतमाम कर लेते हैं तो ये एक ऐसी सुप्लिकेशंस हैं, मासूरा दुआएं हैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से सिखाई हुई, कि इनका एक रूहानी पहलू है। अल्लाह ताला फरिश्ते मुकर्रर कर देता है। मसलन जैसे एक हदीस पाक आदाब ताम के अंदर है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक खातून आई और उसने खाने की तरफ जो है वो रश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ को पकड़ लिया और आपने फरमाया कि इसने, शैतान ने इसको धकेल के लाया और इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। और एक हदीस पाक में यह भी आता है कि एक बंदा बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खा रहा था और जब उसे याद आ गया तो बिस्मिल्लाह फी अव्वली व आखिरी पढ़ा तो शैतान कह करके चला गया। तो इन चीजों को हम उस तरह कंसिडर नहीं करते, वरना ये सेल्फ शील्ड के तौर पे सारी दुआएं काम करती हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह इतनी इस्तात दे, अलग हम बना सकें, तो बेहतर यह है कि अपने बेडरूम और उनसे इसकी सेपरेशन होनी चाहिए, या कम से कम दरमियान में ड्रेसिंग रूम या इतना डिस्टेंस आ जाना चाहिए कि डायरेक्ट आपके बेडरूम के साथ कनेक्टेड ना हो। अदरवाइज ये दुआओं का एहतमाम हमें अपने बच्चों को, जैसे हम उनको बाकी चीजें जो है वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिटवाते हैं, इसी तरह दुआएं उनको याद करवाएं, और ताकि वो सेल्फ शील्ड लें और उसके बाद इसका रूहानी जो पहलू है उन तमाम चीज़ों को वो अपना सकें। अच्छा, ये जो सेल्फ शील्ड की आप बात करें, उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों की तलकीन की जाती है। एक तो सबसे पहले दुआ आती है कि आप जब वॉशरूम जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो बाहर आने की दुआ पढ़ें, अंदर जाते हुए अंदर जाने की दुआ पढ़ें, बाएं पाँव से जाएं, दाएं पाँव से वापस बाहर आएँ। फिर उसके अलावा वॉशरूम में कपड़े अपने नहीं लटकाने चाहिए, या वहाँ पे गैर ज़रूरी गुफ्तगू बातचीत नहीं करनी चाहिए, रोने से मना किया गया वॉशरूम में। ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही, आपने तो सारी समराइज कर दी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे मेरे कहने का मकसद है मज़ीद मना क्यों किया गया, और क्या कोई आप ऐड करना चाहें कि सेल्फ शील्ड क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब जो है वो बैतुल खला में ये भी चीज़ बताई है कि वहाँ पे गुफ्तगू नहीं करनी। बाज़ दफ़ा हम गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। फिर ये भी आदाब में बताया गया है, अल-बहरुर राइक के अंदर भी दर्ज है, और दुरे रद्दुल मुख्तार के अंदर, फतावा शामी के अंदर उन तमाम अहादीस और उन चीज़ों से एक्सट्रैक्ट करके अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने इन आदाब को एक जगह पे समराइज किया है कि वहाँ पे अंदर जहाँ कज़ाए हाजत करें, थूक भी नहीं करनी, वहाँ पे नाक को भी साफ नहीं करना, बुलंद आवाज़ में बात नहीं करनी, और जिस कदर हो सके सर को भी ढांप के जाएं। ये वो बुनियादी आदाब हैं जो हमें सिखलाए गए हैं। और इसके अलावा एक दो और चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक फ़िक़्ह के अंदर इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, इस्तंजा के बाद एक काम होता है इस्तबरा। इस्तबरा अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर पूरी एक ड्राइव भी चलाई थी अपने सुवैसना फाउंडेशन के तहत कि लोगों को इसके अंदर अवेयरनेस आए। इस्तबरा का माना होता है, मर्द और औरत तमाम के लिए ज़रूरी है कि क़ज़ाए हाजत करने के बाद हर बंदे की तबीयत के मुताबिक और जिस्म की साख्त के मुताबिक अलग अलग तरीक़ाकार होता है कि आखिरी कतरा तक जो पाइप में कहीं पे हो उसको भी निकाल देना, ताकि बाद में जब कपड़े ऊपर किए जाएं तो वो नापाक ना हो और बदन नापाक ना हो। इस पे एक हदीस पाक लेते हैं ताकि हमारे अंदर शऊर पैदा हो। और इस्तबरा का मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। कुछ लोगों को मर्ज़ भी होती है और वो कुछ देर के बाद उनको वो कतरे आ जाते हैं। उन्हें पहली बात तो ये है कि इसके लिए अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। दूसरा ये है कि कभी एक जो है वो खंखारने के साथ भी वो जो है बह जाता है, कभी एक पाँव के ऊपर जोर देने से भी हो जाता है, लेकिन इस जानिब तवज्जो नहीं की जाती। रसूल करीम की हदीस पाक सुनन अबी दाऊद के अंदर है और ये हदीस पाक बुखारी में भी है। रसूल करीम एक बाग में गए और वहाँ करीब कब्रिस्तान था। आपने कहा इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। पहले का आपने कहा कि इसको इस वजह से हो रहा है कि अव्वलुहुमा
काना ला यस्ततिरो मिन बौली, कि पहला जो है ये अपने पेशाब के कतरों से नहीं बचता था और दूसरा जो है वो चुगलखोरी से नहीं बचता था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह से अज़ाब कब्र की भी वही थैंक यू वेरी मच जी, आपकी हदीस सुन ली, हमारे पास वक्त खत्म हुआ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।